जब मैं अपनी स्वर्गीय पत्नी का हार खोज रहा था, जो कि उनके पास से मेरी एकमात्र याद थी, मेरी बेटी ने बेजार होकर ऐलान किया, हार बेच दिया गया है। मुझे छुट्टी के लिए पैसे चाहिए थे। उसकी बेवफाई पर मैं चौंक गया और मैंने ज्वेलरी शॉप को फोन किया कि उसे वापस लाऊं। उन्होंने कहा, सर, जब हमने पेंडेंट का लॉकेट खोला तो हमें जो मिला उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। यह राज मेरे परिवार के बारे में सच सामने लाया। मैं अपने बेडरूम में खड़ा था, खाली मखमली डिब्बे को घूरते हुए। मेरी हाथें खुले खींचने वाले दराज पर कांप रही थीं। वह डिब्बा जैसे एक आरोप था। इसका क्रीम साटन अंदरूनी हिस्सा केवल उस चीज की आत्मा को रखता था जो वहां होनी चाहिए थी। सुमिता का हार, वह सोने की चेन जिसमें दिल का लॉकेट था, जिसे वह हर दिन 40 सालों तक पहनती थी, अब गायब था। नीचे प्रिया की आवाज सुबह की हवा में गूंज रही थी। नाश्ते के बारे में तीखे आदेश। रोहन की हंसी लिविंग रूम से गूंज रही थी। कुछ खेल कमेंटेटर चिल्ला रहे थे। कृति की फोन बातचीत सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। यहां फंसे होने की शिकायतें, फीनिक्स को बोरिंग बताना और कैलिफोर्निया वापस जाने की इच्छा। आज सुमिता का जन्मदिन था, उसकी मृत्यु के 3 साल बाद, और मैंने उस हार के साथ सुबह बिताने की योजना बनाई थी। वह एकमात्र चीज जो मेरे पास थी और जो अब भी गर्म महसूस होती थी। इसके बजाय मुझे इस खोखले डिब्बे का सामना करना पड़ा और मेरे परिवार का अराजकता, जो मेरे घर को अपने व्यक्तिगत होटल की तरह व्यवहार कर रहा था। मैंने दराज को पूरी तरह से बाहर खींचा, मोजे बिस्तर पर गिरा दिए। कुछ नहीं, घुटनों के बल बैठ गया, ड्रेसर के नीचे देखा। धूल और एक पुरानी रसीद। मेरी छाती में कसाव आ गया। मैंने अलमारी की ओर बढ़ते हुए कोट की जेबों को टटोला, शेल्फ पर जूते के डिब्बों की जांच की। मेरी सांसें तेज हो गईं। अगली बारी बाथरूम थी। मैंने दवा की अलमारी को खींचकर खोला, सिंक के नीचे के दराज बाहर निकाल दिए। क्यू टिप्स फर्श पर बिखर गए। यह कहां था? यह कहां था? मैंने असंभव जगहों पर देखा। नाइट स्टैंड का दराज, जिसे मैंने पहले ही 2 बार देखा था, हेडबोर्ड के पीछे, गद्दे के नीचे। अब मेरे हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे। वह स्थिर घबराहट जिसे मैंने अस्पताल में महसूस किया था, सुमिता के साथ उन आखिरी घंटों में, जब कुछ भी ऐसा नहीं कर सका जिससे जो आने वाला था उसे रोका जा सके। 42 साल की शादी, और वह हार ही मेरा सब कुछ था। उसकी कपड़े दान किए, उसकी किताबें लाइब्रेरी को दी। उसके बागवानी के औजार शेड में जंग खा रहे थे क्योंकि मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन हार, मैंने उसे अपने डिब्बे में सुरक्षित रखा, बिना छुए, सिवाय ऐसे दिनों के जब मुझे उसके चेहरे को याद करने की जरूरत होती थी। मैं नीचे गया, हर कदम सोच समझकर। लिविंग रूम में रोहन मेरी सोफे पर फैला हुआ था, उसके पैर आर्मरेस्ट पर थे। चिप्स का पैकेट उसके सीने पर रखा था। उसने ऊपर नहीं देखा। मैंने कृति के खरीदारी के थैलों के ऊपर से कदम रखा, कॉफी टेबल के चारों ओर से गुजरा, जिसे उसने जगह से हटा दिया था। प्रिया रसोई के काउंटर पर खड़ी थी, एक हाथ में फोन और दूसरे में चाकू, सब्जियों को आक्रामक सटीकता से काटते हुए। ठंक, ठंक, ठंक। प्रिया, मैंने कहा, क्या तुमने इसे देखा है? मैं व्यस्त हूं पापा। उसने ऊपर नहीं देखा। यह महत्वपूर्ण है। सुमिता का हार है। अपने कमरे में जाओ। तुम शायद भूल गई हो कि तुमने इसे कहां रखा था। चाकू काटने वाले बोर्ड पर लगातार गिर रहा था। ठंक, ठंक। मैंने अपने कमरे में देखा, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मैंने हर जगह देखा है। हार चला गया है। उसने साइड किया। पिछले 2 सालों में उन्होंने जो खास सांस भरी थी, वह ठीक उसी तरह की थी जब वे यहां आए थे। वह एक ऐसा भाव था जो कहता था कि मैं एक असुविधा हूं, एक बोझ जिसे उसने दयालुता से उठाने का फैसला किया था। कोई तुम्हारी पुरानी चीजें नहीं चाहता पापा। यह तुम्हारी मां का था। मेरी गले में कसाव आ गया। यह एकमात्र चीज थी जो मैंने रखी थी। तो तुम्हें इसके साथ और सावधानी बरतनी चाहिए थी। मैंने देखा कि वह अजवाइन को हिंसक छोटे टुकड़ों में काट रही थी और मेरे दिल में कुछ ठंडा हो गया। वह गर्म गुस्सा नहीं था, बल्कि ठंडा, जैसे तूफान से पहले का तापमान। प्रिया, कृपया। मैंने खुद को धीमे से कहने के लिए मजबूर किया। मुझे पता करना है कि इसका क्या हुआ।
उसने अंततः रुककर चाकू रख दिया, मेरी ओर मुड़ी, और उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। वर्षों से नहीं, लेकिन मैंने खुद को बेवकूफ बनाया नहीं किया, यह सोचते हुए कि यह अब भी मेरी बेटी है, सुमिता की बेटी, वह लड़की जो कभी हमें बगीचे से डेंडेलियंस लाती थी। ठीक है, उसने कहा, मैंने इसे बेच दिया। डेजर्ट कुछ ज्वेलरी शॉप चौराहे पर। शब्द पहले तो समझ में नहीं आए। बच गया, मेरी बेटी ने सुमिता का हार बेच दिया। तुमने क्या? हमें गोवा के लिए $800 चाहिए थे। जब मैंने पूछा तो तुमने नहीं कहा, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता निकाला। उसकी आवाज में कोई माफी नहीं थी, कोई एहसास नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है। उसने फिर से चाकू उठाया और काटने लगी, लिविंग रूम से। रोहन की आवाज आई, सुस्त और संतुष्ट। यह बस यहां पड़ा था विल्बर। सुमिता चली गई। मर चुके लोग ज्वेलरी की जरूरत नहीं रखते। उसने टीवी की ओर ध्यान दिए, बिना कहा, पेट खुजाते हुए, फिर से चिप्स का एक और मुट्ठी उठाते हुए। इसका सहजता से कहना किसी तरह इसे और भी बुरा बना रहा था, जैसे कि यह उसके लिए स्पष्ट था। बेशक उन्होंने इसे बेच दिया, क्यों नहीं। सीढ़ियों पर कृति हंस रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति की उज्ज्वल खाली आवाज जो वास्तविक दर्द को मजेदार समझता है। दादा, तुम नाटकीय हो रहे हो। ये बस एक हार है। मां ने हमें एक शानदार छुट्टी दी है। मैंने उसे देखा, वास्तव में देखा। 23 साल की सुमिता की पोती, और वह, उसकी आंखों में वही सुनसानपन था जो उसकी मां में था। ये कब हुआ? या शायद मैंने इसे देखने से मना कर दिया था। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी दादी ने इसे 40 साल तक पहना। कृति ने कंधे उचका दिए, पहले ही मुड़ते हुए, फोन को फिर से अपने कान पर लगाते हुए। खैर, अब कोई और इसे पहनने वाला है। ये जीवन का चक्र है या कुछ और। मैं अपनी रसोई में खड़ा था। मेरी रसोई, वह घर जिसमें सुमिता और मैंने 1985 में साथ मिलकर जीवन बिताया था, वह घर जिसमें हमने 42 वर्षों की यादें भरी थीं। मैंने अपनी बेटी, उसके पति और उनकी बेटी को देखा। वे सब मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई परेशानी जल्दी से खत्म हो जाए। मैंने मुड़कर अपने कमरे में चला गया, दरवाजा धीरे से बंद किया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। खाली मखमली डिब्बा डेस्क पर रखा हुआ था जहां मैंने इसे छोड़ा था। मैंने इसे उठाया, खोला, बंद किया, फिर से खोला और बंद किया। ये यांत्रिक क्रिया मेरे अंदर कुछ शांत कर रही थी, या शायद ये शांत नहीं था, शायद ये कुछ और था। मेरे हाथों का कांपना रुक गया था। मैं वहीं बैठा रहा। डिब्बा मेरी गोद में था और मैंने अपने सीने के अंदर कुछ बदलाव महसूस किया जो टूट नहीं रहा था। मैंने 3 साल पहले सुमिता के निधन पर टूट गया था। ये अलग था। ये एक संतुलन था, एक कठोरता थी, एक स्पष्टता थी जो मुझे 1 घंटे पहले नहीं थी। उन्होंने सुमिता की हार को एक छुट्टी के लिए बेच दिया था। प्रिया मेरे कमरे में गई, मेरे निजी दराज में जो चीज मैंने सबसे ज्यादा ट्रेजर्ड की थी उसे लिया और खर्च करने के पैसे के लिए बदल दिया। और रोहन और कृति को इसमें कोई समस्या नहीं दिखी, बिल्कुल भी नहीं। मैं खड़ा हुआ, डिब्बा ध्यान से डेस्क पर रखा और नाइट स्टैंड पर पड़े अपने फोन की ओर बढ़ा। मेरे हाथ स्थिर रहे जब मैंने ब्राउजर खोला और टाइप किया, पॉन शॉप पुणे। मेरी उंगली फोन स्क्रीन पर मंडराई, पूंठे में फैले पॉन शॉप की सूची को स्क्रॉल करते हुए। खाली मखमली डिब्बा बिस्तर के पास मेरे साथ था, एक छोटा गवाह कि मैं क्या करने जा रहा था। मेरा हाथ अब और नहीं कांप रहा था। यह मुझे इस सुबह की अन्य बातों से ज्यादा चौंकाने वाला था। मैंने कॉल करना शुरू किया। पहले शॉप लकी स्टार पॉन ने इसे नहीं पाया। जो महिला फोन पर थी उसका स्वर बोरिंग था। दूसरे शॉप कैश एक्सप्रेस ने मुझे 6 मिनट होल्ड पर रखा, फिर मुझे बताया नहीं है। तीसरा शॉप स्थायी रूप से बंद था। चौथे ने जवाब नहीं दिया। मैंने हर कॉल पर बिस्तर पर बैठकर हार का विवरण एक जैसा बताया। सोने की चेन, दिल का ताला, अंदर लिखा है सदा W और E, 14 कैरेट, कल खरीदी गई। हर बार मैंने उन्हें शिष्टता से धन्यवाद दिया और अगले नंबर पर चला गया। प्रिया की आवाज कभी कभी नीचे से आ रही थी, किसी को आदेश देती हुई। रोहन की खेल की कमेंट्री एक स्थिर पृष्ठभूमि में गूंज रही थी। मैंने इसे अनदेखा किया। छठे कॉल ने अलग मोड़ लिया। डेजर्ट गोल्ड पॉन,
मैं हारोल्ड बोल रहा हूं। मैं एक दिल के ताले वाली सोने की हार की तलाश में हूं। मैंने कहा, यह आपको कल बेची गई थी। एक ठहराव। ओह, हाँ, मैं उस चीज को याद करता हूं। शानदार कारीगरी। क्या आपत्ति है? मेरे सीने में कसावट महसूस हुई। हाँ, मेरी पत्नी 3 साल पहले गुजर गई। मुझे खेद है। उसकी आवाज में सच्ची सहानुभूति थी। सर, आपको उस ताले के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। मैं सीधा हुआ। आपका क्या मतलब है? जब मैं इसे देख रहा था, ताला खुल गया। अंदर एक छोटा नोट था। मेरा कमरा थोड़ा झुक गया। एक नोट? मुझे नहीं पता था कि यह खुलता है। मैंने इसे सावधानी से निकाला। इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उस पर कुछ नंबर लिखे हैं। बैंक कुछ 40 साल, 40 साल की शादी, और मैंने कभी नहीं जाना कि ताला खुलता है। सुमिता ने इसे हर दिन अपनी त्वचा के खिलाफ पहना और मैंने कभी यह देखने की कोशिश नहीं की। क्या आपने उस महिला को बताया जिसने इसे बेचा? मैंने पूछा। वह पहले ही चली गई थी। ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि उसे भी यह पता था कि ताला खुलता है। वह जल्दी में लग रही थी। बिल्कुल। प्रिया ने मेरी पत्नी के गहनों को छुट्टी के पैसे में बदलने के लिए दौड़ते हुए। उसने शायद इसे ध्यान से नहीं देखा, बस सोने और डॉलर के संकेत दिखे। मुझे इसे वापस खरीदना है, मैंने कहा। कितना? मैंने उसे 800 दिए। उचित मूल्य करीब 1200 है। यह 14 कैरेट सोना है और इसकी कारीगरी असाधारण है। मैं 1200 दूंगा। क्या मैं इसे आज ले सकता हूं? किसी भी समय 6 बजे से पहले आ सकते हैं। मैं इसे आपके लिए रोकूंगा। और सर, उसने थोड़ा रुका, मैं इसे किसी और को नहीं बेचूंगा। यह आपका है। मैंने उसका धन्यवाद किया, पता लिया और एक पल बैठकर अपने हाथ में फोन को देखा। सुमिता ने उस ताले में कुछ छिपाया था। एक नोट जिसमें बैंक की जानकारी थी। और क्या उसने मुझे और नहीं बताया? मैंने खड़ा हुआ, अपना बटुआ और चाबियां जेब में डाली और नीचे की ओर चल दिया। परिवार ने मुझे लिविंग रूम से गुजरते समय नहीं देखा। रोहन का पैर अभी भी सोफे पर था। कृति लव सीट पर अपने फोन पर झुकी हुई थी। प्रिया घर के पिछले हिस्से में कहीं थी। मैं सामने के दरवाजे से बाहर निकला, नवंबर की धूप में। मिड टाउन तक पहुंचने में 30 मिनट लगे। मैंने अपने फोन के जीपीएस में पता डाला और परिचित सड़कों पर उस शांत आवाज का अनुसरण किया जो अब उद्देश्य से अजीब हो गई थी। स्ट्रिप मॉल और ऑटो शॉप और कभी कभी खजूर के पेड़। पुणे हर दिशा में सपाट और बेज रंग में फैला हुआ था। डेजर्ट गोल्ड पॉन, एक नाखून सैलून और एक टैक्स तैयारी कार्यालय के बीच एक कोने की दुकान में था। खिड़कियों पर ग्रिल लगे हुए थे, लेकिन साफ सुथरे। एक साफ सुथरा बोर्ड। मैंने सामने गाड़ी रोकी और एक पल के लिए बैठा, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखकर खुद को तैयार किया। दुकान के अंदर पुरानी चमड़े और धातु की पॉलिश की सुगंध थी। दीवारों पर कांच के केस थे जिनमें गहने, घड़ियां और कैमरे भरे हुए थे। एक छोटे कद का आदमी जो लगभग 50 का था, काउंटर के पीछे खड़ा था। उसके बाल सफेद और कुर्ता सही तरीके से दुरुस्त था और उसकी नाक पर पड़ने के लिए चश्मा था। सर, क्या आप रोहन हैं? उसने पूछा। हाँ, मैं हूं, हरिद्वार चेन। उसने हाथ बढ़ाया और मैंने उसे थाम लिया। आपका हार लाने दीजिए। वह एक बैक रूम में चला गया और एक मुलायम कपड़े में लिपटा एक छोटा बंडल लेकर वापस आया। उसने उसे काउंटर पर सावधानी से खोला और वहां था सुमिता का हार, सोने की चमक, फ्लोरोसेंट लाइट में, ठीक वैसे ही जैसा मैंने याद किया था हर सुबह 4 दशकों तक उसके कंधे पर। जो युवती इसे बेच रही थी, हरिद्वार ने धीरे से कहा, वह जल्दी में थी, मोल भाव नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे 800 रुपये दिए क्योंकि यह वजन के अनुसार उचित था, लेकिन मुझे तुरंत पता था कि यह अधिक मूल्यवान था। उसने रुककर पूछा, क्या वह आपकी बेटी है? मैंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना बटुआ निकाला और 200 रुपये गिनकर दिए। हरिद्वार ने पहले से ही कागजी कार्रवाई तैयार कर रखी थी। उसने काउंटर पर एक छोटा लिफाफा धकेल दिया। यह नोट है, उसने कहा। मैंने इसे सुरक्षित रखने के लिए यहां रखा है। धन्यवाद, मैंने कहा। इसे इस बार संभाल कर रखना, उसने धीरे से कहा। मैंने 3 ब्लॉक ड्राइव किया जब मुझे फिर से रुकना पड़ा। मेरे हाथ फिर से कांप रहे थे, भावनाएं लौट रही थीं।
अब जब काम पूरा हो चुका था और मैं अकेला था, मैंने एक शॉपिंग सेंटर के पार्किंग में गाड़ी रोकी। मेरी गाड़ी दोपहर की धूप में थी। हार मुझे याद से भारी लग रहा था। मैंने इसे रोशनी में पकड़ा, धीरे धीरे घुमाते हुए, उस क्लिप को खोजते हुए जिसका हरिद्वार ने जिक्र किया था। वहां इतना छोटा कि मैंने पहले कभी नहीं देखा, दिल के किनारे पर एक छोटी सी गहरी जगह। मैंने अपनी नाखून से उसे दबाया। लॉकेट खुल गया। अंदर एक कागज जो मेरी छोटी उंगली के नाखून से भी छोटा था। मैंने अपनी नाखूनों का इस्तेमाल करके उसे निकाला, सावधानी से अपनी जांघ पर खोलते हुए। सुमिता का हाथ से लिखा हुआ, सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट। बैंक ऑफ राजस्थान, बॉक्स 4782। मैंने अपनी गाड़ी में बैठकर उन शब्दों को घूरते हुए वक्त बिताया जब तक सूर्य की किरणें बदल नहीं गईं और कांच पर चकाचौंध अधिक नहीं हो गई। सुमिता ने बैंक ऑफ राजस्थान में एक सुरक्षा जमा बॉक्स रखा था, बॉक्स नंबर 4 और उसने मुझे कभी नहीं बताया। मैं एक हसीन मनोदशा में घर लौटा, अपने परिवार के सामने से गुजरा जो अपने स्थायी स्थानों पर ठंडे पड़े थे, और अपने बेडरूम में चला गया। मैं खिड़की पर खड़ा रहा, सूर्य को क्षितिज की ओर डूबते हुए देखते हुए, हार एक हाथ में और नोट दूसरे हाथ में। सुमिता ने मुझसे क्या छुपाया था, और क्यों? उस रात मैं सो नहीं सका। बिस्तर पर पड़ा रहा, सवालों को बार बार पलटते हुए, हार अपने सीने पर जहां सुमिता इसे पहनती थी, सोने के हल्के वजन को महसूस करते हुए, यह सोचते हुए कि उसने और कौन कौन से रहस्य छुपाए थे। सुबह धीरे धीरे आई। मैंने स्नान किया, अच्छे कपड़े पहने और बैंक ऑफ राजस्थान के मुख्य शाखा की ओर ड्राइव किया, जो वॉशिंगटन स्ट्रीट पर था। वह इमारत 10 मंजिल ऊंची थी, कांच और स्टील की, और डराने वाली। मैंने घूमती हुई दरवाजे से भीतर प्रवेश किया, एक संगमरमर के लॉबी में जो चुपचाप बातों और ऊंची एड़ी के जूतों की आवाजों से गूंज रही थी। सूचना डेस्क पर एक युवा महिला ने पेशेवर मुस्कान के साथ देखा। उसके नाम की पट्टी पर लिखा था, लीसा। मुझे सुरक्षा जमा बॉक्स का उपयोग करना है, मैंने कहा। बिल्कुल। क्या आपके पास बॉक्स नंबर और पहचान पत्र है? मैंने सुमिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया। मैंने इसे लाया था। कुछ आंत इंस्टिंक्ट ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, और अपना ड्राइवर का लाइसेंस भी। लीसा ने दोनों को ध्यान से देखा। मुझे आपकी पहचान और आपकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र देखना होगा। आप जीवित पति के रूप में सूचीबद्ध हैं। हां, 42 साल शादी हुई। उसने अपने कंप्यूटर में जानकारी टाइप की, सिर हिलाते हुए। बॉक्स का उपयोग आखिरी बार 2019 में हुआ था, 6 साल पहले। तब से कोई गतिविधि नहीं हुई। 2019। सुमिता को शुरू में 2022 में बीमारी का पता चला था। उसने यह सब 3 साल पहले सेट किया था, जब हम में से किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मेरी पत्नी 2022 में गुजर गई, मैंने कहा। उसने पहले यह सब स्थापित किया होगा। लीसा की पेशेवर मुस्कान थोड़ी नरम हुई। आपको प्राइवेसी रूम में अपनी गति से समय लेने की अनुमति है, श्री रोहन। मैं आपको प्रक्रिया से गुजरने में मदद करूंगी। उसने मुझे एक भारी दरवाजे से एक वॉल्ट रूम में ले गई, जिसमें धातु की दराजें थीं। प्रत्येक में 2 कुंजी छिद्र थे। लीसा ने अपनी चाबी और बॉक्स नंबर का उपयोग करके एक लंबा धातु का कंटेनर बाहर निकाला। उसने वह मुझे सौंपा, जो मैंने अनुमानित से अधिक भारी पाया, और मुझे एक छोटे खिड़की रहित कमरे में ले गई, जिसमें एक मेज और कुर्सी थी। मैं बाहर रहूंगी जब तक आप खत्म नहीं कर लेते, उसने धीरे से कहा, और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अकेला बैठा, धातु का बॉक्स मेरे सामने मेज पर, और खुद को खोलने के लिए मना नहीं कर सका। मेरे हाथ उसके दोनों तरफ रखे थे, ठंडे धातु को महसूस करते हुए, और मैंने सुमिता के बारे में सोचा, 6 साल पहले इसी कमरे में, कुछ डालते हुए इस बॉक्स में, मुझे बताए बिना उसे बंद करते हुए। अंततः मैंने ढक्कन उठाया। नकद के ढेर, 100 रुपये के नोट लिफाफों में, रबर बैंड से व्यवस्थित। मैंने जल्दी से गिनती की, कम से कम 20,000 रुपये, शायद और भी अधिक, और इसके नीचे एक सील किया हुआ लिफाफा जिस पर मेरा नाम सुमिता के सावधानीपूर्वक लिखे अक्षरों में था। विल्बर। मैंने पत्र को उठाया, उसे अपने सीने के खिलाफ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने किसी तरह कुछ गलत होने की आंचका मुझे बता दी थी।
उसे पता था कि मुझे इसकी जरूरत होगी। मेरे हाथों ने लिफाफे का मोहर ढूंढ लिया। मैंने उसे सावधानी से तोड़ा और अंदर का पेपर खोला। मेरे अंगूठे ने मोहर को धीरे से तोड़ा। पेपर की खड़खड़ाहट चुपचाप कमरे में गूंज रही थी। मैंने 2 पृष्ठ खोले जो सुमिता के लिखे हुए थे। वह साफ सुथरा, विचारशील लिखावट, जिसे मैंने 42 सालों से किराने की सूचियों और जन्मदिन के कार्डों पर देखा था। मेरा सांस हल्का हो गया जब मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे रोहन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूं और तुमने जो मैंने छुपा रखा था उसे पा लिया है। पहली पंक्ति ने मुझे एक शारीरिक झटके की तरह प्रभावित किया। उसकी आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मैं लगभग उसे सुन सकता था। वह हल्की खांसी जो उसने अपनी 50 की उम्र में पाई थी, और विचारों के बीच में उसकी ठहराव। मैंने यह पैसा 30 सालों में बचाया, हर वेतन से छोटे छोटे रकम जो तुमने कभी नहीं देखे। मुझसे इस रहस्य के लिए नाराज मत होना। मैंने यह तुम्हारे प्यार में किया है और मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। मैंने तेजी से पढ़ा। मेरा हाथ मेज के किनारे पर कांप रहा था। प्रिया हमेशा मुश्किल रही है। याद है जब वह 25 साल की थी और हमसे अपनी शादी का खर्च उठाने की मांग की थी। फिर तुम्हारे भाई को नहीं बुलाया क्योंकि वह महंगा उपहार नहीं दे सका। तब मैंने उसकी असली प्रकृति देखी थी, जिस तरह से वह लोगों के साथ लेन देन करती है, जिस तरह से कभी कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। मुझे वह याद है। सुमिता कई हफ्तों तक परेशान रही, लेकिन मैंने इसे सामान्य शादी के तनाव के रूप में टाल दिया। मां बेटी के बीच तनाव। मैंने प्रिया के लिए बहाने बनाए। जब मैं जा चुकी हूं तो वह तुम्हें केवल एक संसाधन के रूप में देखेगी जिसे वह खत्म कर देगी। रोहन इसे प्रोत्साहित करेगा। वह हमेशा से एक उपयोग करता रहा है। तुम जानते हो, चाहे तुम इसे कह नहीं रहे हो। और कृति अपने माता पिता से सीखती है। मुझे ये बातें लिखने के लिए खेद है, लेकिन तुम्हें ये सुनने की जरूरत है। मेरा जबड़ा कस गया। सुमिता ने वर्षों में मुझे धीरे धीरे चेतावनी देने की कोशिश की थी। छोटी टिप्पणियां जिन्हें मैंने अधिक आलोचना के रूप में टाल दिया। एक मां जो अपनी बेटी पर बहुत सख्त होती है, लेकिन उसने साफ देखा था कि मैंने क्या स्वीकार करने से इनकार किया था। ये बचत तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। $27,000 तुम्हें बचाने के लिए। जब तुम अंततः वही देखोगे जो मैंने देखा, उन्हें तुम्हें शिकार में न बदलने दो। तुम जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। मजबूत रहो। अपने लिए जियो। घर, पैसा, सब कुछ यह तुम्हारा है। तुमने इसके लिए मेहनत की है। उन्हें गिल्ट या ऑब्लिगेशन के कारण इसे मत लेने दो। मैंने पढ़ना बंद किया। पत्र को अपने सीने के खिलाफ दबाया। 27,000 और जो बॉक्स में था। मैंने जल्दी से गिनती की। 20,000 और का अनुमान लगाया। सुमिता ने बिना मुझे बताए लगभग $50,000 बचाए थे। मैं इसे कैसे नहीं देख पाया? उन सभी वर्षों में उसके अस्पताल में रात की शिफ्ट में काम करने, अतिरिक्त घंटे लेने, और मैंने सोचा कि यह सिर्फ उसकी नर्सिंग के प्रति निष्ठा थी। अंतिम पैराग्राफ। काश मैं वहां होती तुम्हारी रक्षा करने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम जानोगे कि कब क्या करना है। तुम हमेशा विचारशील, व्यवस्थित और सावधान रहे हो। अब उन ताकतों का उपयोग करो और जानो कि मैं तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। हमेशा तुम्हारी, सुमिता। मैं उस छोटे से कमरे में बैठा रहा और कुछ अंशों को फिर से पढ़ा। शादी की घटना, माइकल के बारे में चेतावनी, मजबूत रहने के निर्देश। हर शब्द उस मान्यता की तरह महसूस हुआ जो मुझे नहीं पता था कि मुझे कितनी डेस्परेटली चाहिए थी। सुमिता ने सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, और उसने इस पल के लिए तैयारी की थी। मैंने पत्र को सावधानी से मोड़ा, इसे अपने दिल के ऊपर अपनी जैकेट की जेब में रख दिया। नकद भी बॉक्स में रहा। सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए बहुत अधिक था, और मैं अभी तक यह नहीं जानता था कि इसके साथ क्या करना है। मैं खड़ा हुआ, कुर्सी को अंदर धकेला, दरवाजा खोला। लीसा ने अपनी मेज से ऊपर देखा। सब खत्म, श्री दाविस। हां, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। यदि आपको फिर से बॉक्स तक पहुंचने की आवश्यकता हो तो बस पहले कॉल करें। मैं संगमरमर के लॉबी से गुजरता हुआ चला गया। मेरे कदमों की गूंज सुनाई दी। बाहर दोपहर की धूप मुझ पर एक दीवार की तरह पड़ी, कठोर और निर्मम। मैं अपनी ट्रक में 10 मिनट तक बैठा रहा।
सामने की खिड़की के माध्यम से पार्किंग गैरेज की कंक्रीट की दीवार को घूरते हुए वास्तव में इसे नहीं देख रहा था। सुमिता हमेशा मेरी पीठ के पीछे, यहां तक कि अब भी। मैंने अपनी शर्ट के नीचे हार को छुआ, अपने त्वचा पर गर्म धातु का अनुभव किया। घर की यात्रा ऑटो पायलट पर हुई। ट्रैफिक लाइट, मोड सिग्नल, मिश्रण लेन। सेंट्रल एवेन्यू पर एक लाल बत्ती पर मैंने अपने हाथ को अपनी जेब में पत्र के खिलाफ दबाया। पीछे से एक हॉर्न बजा। बत्ती हरी हो गई थी। मैंने आगे बढ़ा, मेरा मन सब कुछ पड़े हुए पर विचार कर रहा था। जब मैं ड्राइववे में घुसा तो घर अलग दिख रहा था। मैं बाहर निकलने से पहले सामने की खिड़की से देखता रहा। प्रिया सोफे पर अपने पैरों को नीचे समेटे, फोन अपने कान पर, किसी बात पर हंस रही थी। रोहन मेरी रेक्लाइनर पर फैला हुआ था। सुमिता का 30वां वर्षगांठ का उपहार मेरे लिए। भूरा चमड़ा मेरे शरीर के आकार में ढल गया था। कृति रसोई की मेज पर। नाखून पेंट करने वाली बोतलें बिखरी हुई थीं। कॉटन बॉल हर जगह अपने नाखूनों को चमकीले गुलाबी रंग में रंग रही थी। मेरा घर, मेरा स्थान, जैसे जीती हुई जमीन। मैं अंदर चला गया। किसी ने भी ऊपर नहीं देखा। प्रिया ने सबसे पहले हार पर ध्यान दिया। चेन मेरे कॉलर पर दिखाई दे रही थी, जहां मैंने इसे अपनी शर्ट के अंदर छुपाया था। उसकी आंखें उस पर टिकी और उसका चेहरा कड़ा हो गया। क्या यह मां का हार है? तुमने इसे वापस लिया? मैंने इसे सुरक्षात्मक रूप से छुआ। हां, वह खड़ी हुई, फोन नीचे लाकर। इसे मुझे दो। हमने इसे बेचा, अब यह हमारा है। तुम इसे वापस नहीं ले सकती। मैंने इससे वापस खरीदा। एक हाथ $200 दिए। उसका चेहरा लाल हो गया। किसके पैसे से? तुम निश्चित आय पर जी रहे हो। तुम हमारी विरासत को बर्बाद कर रही हो। हमारी विरासत, जैसे कि मैं पहले ही मर चुका था, जैसे कि जो कुछ भी मेरा था वह पहले से ही उनका हो चुका था। रोहन ने आलसी कुर्सी से खुद को उठाया और करीब आया। प्रिया सही कह रही है। तुम उस पैसे को खर्च कर रहे हो जो परिवार पर खर्च होना चाहिए। यह मेरी पत्नी का हार था। तुम्हारी मृत पत्नी? उसने इसे ऐसे कहा जैसे मौसम के बारे में बात कर रहा हो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा विल्बर। वास्तविकता का सामना करो। वास्तविकता। हां, तुम बूढ़े हो। यह घर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। इसे अब हस्ताक्षर करो। बाद में सबको परेशानी से बचाओ। मैंने उसकी ओर देखा। वास्तव में देखा, उसके आंखों में गणना देखी, जो कि छिपी हुई उत्सुकता थी। वह अब तो बहाना भी नहीं कर रहा था। कोई भी नहीं कर रहा था। टेबल से कृति ने अपने नाखूनों से नजरें हटाए बिना कहा, दादा, तुम स्वार्थी हो। मां और पिता को सुरक्षा चाहिए। वे यहां बिना किराए के रहते हैं। यही परिवार करता है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्या यही है? मैंने धीरे से पूछा। ख्याल? किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। प्रिया ने अपनी बाहें क्रॉस कीं। रोहन का जबड़ा ऐसा चल रहा था जैसे वह और कुछ कहना चाहता हो। कृति ने अपने गीले नाखूनों पर फूंक मारी। मैं अपने बेडरूम की ओर बढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। ताले की हल्की क्लिक ने किसी तरह अंतिमता का एहसास कराया। मैं बिस्तर पर बैठा, सुमिता का पत्र निकाला, उसे खोला और अंतिम पैरा फिर से पढ़ा। मजबूत रहो, अपने लिए जीना। मैंने पत्र को सावधानी से अपने बिस्तर के दराज में रखा। अपने डेस्क से मैंने एक पीले कानूनी पैड और पेन निकाला। उस डेस्क पर बैठा जो सुमिता ने कई साल पहले एस्टेट सेल से खरीदी थी। उसका सतह खरोंचों से भरा और मजबूत था। पहले पृष्ठ के शीर्ष पर मैंने लिखा 17 मार्च, किए गए कार्य। उसके नीचे मैंने एक सूची शुरू की। पहला आइटम 1, सब कुछ दस्तावेजित करें। मैं 18 मार्च को सुबह से पहले जागा। कानूनी पैड पर पिछली रात के नोट्स भरे हुए थे। मैंने संघर्ष के बाद घंटों सोचने, योजना बनाने, लिखने में बिताए। मेरी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग वापस आ गई। समस्या को पहचानना, डेटा इकट्ठा करना, समाधान विकसित करना, व्यवस्थित रूप से लागू करना। मैंने अंधेरे में चुपचाप कपड़े पहने। घर चारों ओर शांत था। मेरा परिवार अपनी देर रात की टीवी देखने और शिकायत करने में सो रहा था। मैं गलियारे में एक भूत की तरह चला, हर कदम जानबूझकर और धीरे। लिविंग रूम में मैंने रोहन की चीजों की तस्वीरें ली, जो चारों ओर फैली हुई थीं। दरवाजे के पास काम के बूट। वह काम नहीं करता था।
सोफे की बांह पर फेंकी गई जैकेट, रिमोट कंट्रोल, चिप के पैकेट, साइड टेबल पर बियर की कैन। मेरा कॉफी टेबल 3 फीट खिसकाया गया था ताकि उसकी फैली हुई चीजें समा सकें। अगला, बाथरूम। कृतिका मेकअप काउंटर की हर इंच को ढक रहा था। फाउंडेशन की बोतलें, लिपस्टिक, आईशैडो के पैलेट, कपों में खड़े ब्रश। मैंने सबकी तस्वीरें लीं। अतिथि कक्ष जो सुमिता ने अपने शिल्प के लिए उपयोग किया था, अब प्रिया की अलमारी के रूप में काम कर रहा था। मैंने दरवाजा खोला, कपड़ों की रैक, दीवार के खिलाफ पंक्तिबद्ध जूते देखे, उनकी भी तस्वीरें लीं। रसोई में मैंने रेफ्रिजरेटर खोला, हर चीज मैंने खरीदी थी। मैंने अपने बटुए से रसीद निकाली, 3 दिन पहले की 200 बार्टिकल। मैंने खाने की तस्वीरें लीं, फिर रसीद की तस्वीर उसके बगल में। काउंटर पर बिजली का बिल था, 200 $200। सबसे ऊपर मेरा नाम, कभी भी रिफंड नहीं मिला। मैंने उसकी भी तस्वीर ली। सुबह 6:30 बजे अपने बेडरूम में वापस। मैंने तस्वीरें अपने लैपटॉप में स्थानांतरित कीं, तिथि और श्रेणी के अनुसार फोल्डर बनाए। ये मेरे सबूत होंगे, निस्संदेह, दस्तावेजित। अगले 2 हफ्तों में मैं इस पर व्यवस्थित हो गया। मैंने अपने फाइलिंग कैबिनेट के माध्यम से देखा, वर्षों से संगठित दस्तावेज निकाले। घर का दस्तावेज 1905 में खरीदा, 2018 में चुकता किया। केवल मेरा नाम, संपत्ति, कर के रिकॉर्ड, सभी वर्तमान, सभी मेरे द्वारा चुकाए गए। उपयोगिता के बिल 3 साल पीछे, सभी में प्रिया के परिवार की कोई योगदान नहीं दिख रहा था। 25 मार्च को जब सभी दिन के लिए चले गए, प्रिया अपने पार्ट टाइम काम पर डेंटल ऑफिस में, रोहन काम की तलाश में, कृति दोस्तों से मिलने गई। मैंने कैमरा लगाया। मैंने एरिजोना की कानून की अच्छी तरह से जांच की। रिकॉर्डिंग के लिए एक पार्टी की सहमति। मेरा घर, इसे सुरक्षित करने का मेरा अधिकार। मैंने ऑनलाइन एक कैमरा सिस्टम खोजा जो धुएं के डिटेक्टर के रूप में छिपा था। इसे 2 दिन की शिपिंग के साथ ऑर्डर किया। इंस्टॉलेशन में 1 घंटे का समय लगा। मैंने अपने लैपटॉप पर एक ट्यूटोरियल 2 बार देखा, फिर सावधानीपूर्वक लिविंग रूम के कोने में पुराने धुएं के डिटेक्टर को हटा दिया। नया यूनिट समान दिखता था, लेकिन इसमें एक वाइड एंगल कैमरा लेंस था जो सफेद प्लास्टिक के ग्रेडिंग के पीछे मुश्किल से देखा जा सकता था। मैंने इसे लगाया, अपने फोन पर कनेक्शन का परीक्षण किया। सोफे, रसोई के प्रवेश द्वार, मुख्य मंजिल के अधिकांश हिस्से का परफेक्ट दृश्य। मुझे कोई अफसोस नहीं था। यह मेरा घर, मेरी संपत्ति थी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीनने की साजिश शुरू करते ही गोपनीयता की किसी भी अपेक्षा को त्याग दिया था। रिकॉर्डिंग जल्दी ही मूल्यवान साबित हुई। 29 मार्च तक मेरे पास घंटों की फुटेज थी। उस शाम मैं अपने बेडरूम की डेस्क पर बैठा, दरवाजा बंद, लैपटॉप खुला देख रहा था। प्रिया की आवाज स्पष्ट आई। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसने उस हार पर 11,200 स्वार्थ खर्च किए। ये हमारा पैसा है। सोफे से रोहन, वह स्वार्थी हो रहा है। बूढ़े लोग ऐसे हो जाते हैं। जब ये घर हमारा होगा, पहला काम मैं रिमॉडलिंग करूंगा। ये जगह 1985 में फंसी हुई है। शायद ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह क्या? सिक एंड अजंट। उसके पास वास्तव में कितने साल बचे हैं? मैंने उस क्लिप को सेव किया, सावधानी से नाम दिया। सबूत 330, विरासत चर्चा, MP4। 1 अप्रैल को एक और क्लिप में कृति सीढ़ियों पर बैठे अपने दोस्त के साथ फोन पर थी। मेरा दादा बहुत परेशान है। वह मेरी मां के कुछ पुराने हार बेचने के बारे में अजीब हो गया। दोस्त की आवाज धीमी थी। उसने इसे क्यों बेचा? हमें गोवा के पैसे की जरूरत थी। वह हमें नहीं देगा। मां ने इसे खुद संभाला। सच कहूं तो मुझे खुशी होगी जब यह घर हमारा होगा और हमें उसके नाटक से जूझना नहीं पड़ेगा। मैं चुपचाप देखता रहा, क्लिप को सेव किया और बढ़ते फोल्डर में जोड़ दिया। वित्तीय विवरण निकालने में समय लगा। मैंने 3 साल के बैंक स्टेटमेंट निकाले, उन्हें अपने डेस्क पर फैलाया और एक स्प्रेडशीट बनाई। रोहन को दिए गए हर लोन को दस्तावेज में तारीखों और राशियों के साथ शामिल किया। मई 2022 में गाड़ी की मरम्मत के लिए 500, अगस्त 2022 में आपातकालीन दंत चिकित्सा के लिए 200 नवंबर 2022 में निवेश के अवसर के लिए 2 जो 00। इसी तरह महीने दर महीने मैंने फॉर्मूले जोड़े। कुल राशि बढ़ती गई। जब मैंने काम खत्म किया तो नीचे का नंबर 18,500 रुपये था। वास्तविक भुगतान कॉलम में केवल 0 थे।
मैंने स्प्रेडशीट प्रिंट की, इसे अपने सबूतों के फोल्डर में रखा और प्रिया के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो मेरे मेल में मिले उन्हें देखा। उसने बिना पूछे मेरा पता इस्तेमाल किया था। गोवा की यात्रा का विवरण स्पष्ट था। 200 रुपए, जिसमें फ्लाइट, होटल, भ्रमण और सुमिता की हार बेचने से 800 रुपये शामिल थे। अप्रैल की शुरुआत तक मेरा फोल्डर दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियो, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति के दस्तावेजों से भरा हुआ था। सब कुछ टैब और लेबल के साथ व्यवस्थित किया गया था। एक शाम मैं अपने डेस्क पर बैठा था, फोल्डर मेरे सामने खुला था और मुझे पता था कि अब समय आ गया है। मैंने अपने फोन उठाया और वरिष्ठ कानून वकील खोजा। पैट्रिशिया मॉरिसन का कार्यालय परिणामों में तीसरे स्थान पर आया। वरिष्ठ अधिकारों की रक्षा, अनुभवी वरिष्ठ कानून वकील। मैंने अगले दिन फोन किया। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे 3 अप्रैल को दोपहर 2:09 का समय दिया। शहर के केंद्र में 12 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग थी। कांच और स्टील रेगिस्तान के आसमान को दर्शा रहे थे। मैंने गैरेज में पार्क किया, तीसरी मंजिल पर लिफ्ट ली। पैट्रिशिया मॉरिसन का नाम कांच के दरवाजे पर था। एक सुव्यवस्थित रिसेप्शन एरिया जिसमें चमड़े की कुर्सियां और एक साइड टेबल पर कानूनी जर्नल्स थे। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पैट्रिशिया के कार्यालय में ले जाया। वह मुझे देखकर उठी। लगभग 50 साल की, भूरे बालों में काले बालों को पीछे बांध रखा था, बिजनेस सूट पहना था और गर्दन पर चश्मा लटक रहा था। उन्होंने मुझे मजबूती से हाथ मिलाया और अपने व्यवस्थित डेस्क के सामने एक कुर्सी की ओर इशारा किया। श्री दवे, बताइए क्या हो रहा है? मैंने अपना सबूतों का फोल्डर उनके डेस्क पर रखा। मेरी बेटी और उसका परिवार पिछले 3 साल से मेरे घर में रह रहे हैं। वे किराया नहीं देते और खर्चों में कोई योगदान नहीं करते। वे मुझे वित्तीय रूप से शोषित कर रहे हैं और मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे सब कुछ ले सकें। पैट्रिशिया की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने फोल्डर खोला, दस्तावेजों की समीक्षा शुरू की, अपने कानूनी पैड पर नोट्स बनाए और तेजी से सवाल किए। क्या वे घरेलू खर्चों में कुछ देते हैं? नहीं। क्या आपने उनसे बाहर जाने के लिए कहा? औपचारिक रूप से नहीं। अच्छा, हम इसे सही तरीके से करेंगे। उसने फोल्डर के माध्यम से जारी रखा, मेरे लैपटॉप पर वीडियो क्लिप देखी, स्प्रेडशीट का निरीक्षण किया, संपत्ति के दस्तावेज पढ़े। 20 मिनट तक चुप्पी रही, सिवाय उसके कभी कभी पूछे गए सवालों के। अंततः उसने मेरी ओर देखा। श्री दवे, यह दस्तावेजीकरण उत्कृष्ट है, बहुत ही विस्तार से। आपकी बेटी का परिवार वहां कब से रह रहा है? मेरी पत्नी के गुजरने के बाद से 3 साल, और उन्होंने कभी भी किराया, उपयोगिताएं या घरेलू खर्चों में योगदान नहीं दिया। 1 रुपया भी नहीं। प्रिया कहती है कि परिवार अपने परिवार से किराया नहीं लेता। पैट्रिशिया ने सिर हिलाया, लिखते हुए। क्या आपने उन्हें स्थायी रूप से वहां रहने के लिए आमंत्रित किया था या यह अस्थायी होना चाहिए था? अस्थायी? बस तब तक जब तक वे कोई जगह नहीं ढूंढ लेते। ये 3 साल पहले की बात थी। उसने अपनी कलम रखी, अपने हाथों को जोड़ा। अरिजोना के कानून के तहत वे किराएदार हैं। आप कभी भी किराए की शर्तें स्थापित कर सकते हैं। अगर वे भुगतान करने से इनकार कर दें तो हमें निकासी के लिए आधार मिलेगा, लेकिन हम इसे नियमों के अनुसार करेंगे। सब कुछ दस्तावेजित, सब कुछ कानूनी। निकासी में कितना समय लगता है? अगर वे विरोध करते हैं तो शायद 3 महीने, लेकिन आपके पास उनके व्यवहार का प्रमाण है, वित्तीय शोषण का यह दस्तावेजीकरण। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना समय लगेगा। अधिकांश लोग तब चले जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि आप गंभीर हैं। मैंने अपनी शर्ट के नीचे हार को छुआ। सुमिता की उपस्थिति अब भी मुझे मार्गदर्शन कर रही थी, अब भी मेरी रक्षा कर रही थी। मेरी फीस 3000 रुपये है। पैट्रिशिया ने कहा कि यह प्रारंभिक फाइलिंग, किराए के समझौते का मसौदा तैयार करने और यदि आवश्यक हो तो निकासी की पहली चरण के लिए है। यह ठीक है। उसने मुझे एक पल के लिए देखा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे करना चाहते हैं? वे आपके परिवार हैं। मेरी पत्नी ने मुझे चेतावनी दी थी कि ऐसा होगा। मुझे पहले ही सुन लेना चाहिए था।
पैट्रिशिया ने अपने दराज से एक रिटेनर एग्रीमेंट निकाला, इसे मेरे सामने रखा और एक कलम दी। तो चलिए काम करते हैं। मैंने स्थिर हाथ से हस्ताक्षर किए, मेरा नाम नीचे की रेखा पर दृढ़ता से लिखा और दस्तावेज को उसके डेस्क पर वापस खिसका दिया। उसने इसे लिया, एक फोल्डर में रखा। उसकी गतिविधियां सटीक और पेशेवर थीं। मैं अगले सप्ताह किराए का समझौता तैयार कर दूंगी। हम इसे औपचारिक रूप से देंगे और देखेंगे कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मैंने खड़े होकर फिर से उसका हाथ मिलाया। धन्यवाद। अभी मेरा धन्यवाद मत कीजिए, ये तो बस शुरुआत है। मैंने उसके कार्यालय से बाहर निकलकर हॉलवे में कदम रखा। दरवाजा मेरे पीछे एक नरम क्लिक के साथ बंद हुआ, जो कुछ का अंत और कुछ और का आरंभ जैसा महसूस हुआ। युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। पैट्रिशिया के रिटेनर पर हस्ताक्षर करने के एक सप्ताह बाद मैं अपने बिस्तर के डेस्क पर बैठा था, जो किराए के समझौते की समीक्षा कर रहा था जिसे उसने ईमेल किया था। 3 पृष्ठ, पेशेवर रूप से फॉर्मेटेड, कानूनी भाषा से भरे हुए। मैंने हर क्लॉज को 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार। किराया 500 रुपये मासिक, हर महीने की पहली तारीख को दे। उपयोगिता लागत का 50% भुगतान। संपत्ति के मालिक के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और परिसर का शांतिपूर्ण आनंद। यदि किराएदार निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो 30 दिनों की नोटिस अवधि। तुलनात्मक स्थान के लिए बाजार दर। फीनिक्स में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रिया ने रणनीति समझाई। शर्तें ऐसी बनानी थीं कि कोई भी जज उन्हें कठोर न कह सके। यह प्रिया के खिलाफ कुछ करने के बारे में नहीं था, बल्कि मेरी संपत्ति के मालिक के रूप में अपने अधिकार स्थापित करने के बारे में था और उनके किराएदार के रूप में उनके दर्जे को परिभाषित करने के बारे में था। मैंने अपनी शर्ट के नीचे जड़ी हुई हार पर हाथ रखा। सुमिता इस व्यवस्थित तरीके को पसंद करती। मैंने उत्तर दिया, लिखा, यह बिल्कुल सही है, आगे बढ़ें। बिना किसी हिचकिचाहट के भेज दिया। प्रिया ने आधिकारिक सेवा की व्यवस्था की। 10 अप्रैल को दोपहर 2 बजे एक महिला मेरे दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक लेदर पोर्टफोलियो था, पेशेवर कपड़े पहने हुए, सब कुछ व्यावसायिक। यह थी डेबोरा क्लीन, नोटरी पब्लिक। प्रिया मेरे पीछे आई। यह कौन है? मैंने एक तरफ हटकर डेबोरा को अंदर आने दिया। वह डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी, अपना पोर्टफोलियो खोला और किराएदारी का अनुबंध और अपना नोटरी सील निकाला। प्रिया ने संदेह के साथ उसे देखा। मिस थॉम्पसन, मैं आपको इस संपत्ति के लिए एक किराएदारी अनुबंध देने आई हूं। डेबोरा की आवाज में औपचारिकता थी। कृपया इसे पढ़ें और प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करें। प्रिया ने दस्तावेज छीन लिया। उसकी आंखें पहले पृष्ठ पर तेजी से घूमने लगीं। हर लाइन के साथ उसका चेहरा और भी गहरा होता गया। पाल आए $500 प्रति माह, यूटिलिटीज। यह पागलपन है। दस्तावेज में निवास के निरंतरता की शर्तें हैं, डेबोरा ने शांत स्वर में कहा। आपको सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आपने इसे प्राप्त किया है। मैं कुछ भी नहीं साइन कर रही। डेबोरा ने अपने फॉर्म पर एक नोटेशन किया। नोट किया, सेवा पूरी हो चुकी है। आपके पास प्रतिक्रिया देने के लिए 30 दिन हैं। प्रिया मुझ पर चिल्लाई। यह क्या है? क्या यह किसी तरह का मजाक है? यह एक कानूनी किराएदारी अनुबंध है। हम आपका परिवार हैं। यह घर हमारा है। यह घर मेरा है। गृह का अधिकार मेरे नाम पर है। आप किराएदार हैं। किराएदार? आप कैसे हिम्मत करते हैं? रोहन लिविंग रूम से बाहर आया, प्रिया के कांपते हाथों से अनुबंध लेकर जल्दी से पढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। आप सही से सोच नहीं रहे विल्बर। शायद आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन कराने की आवश्यकता है। मेरी मानसिक स्थिति ठीक है। देखेंगे कि जज क्या कहता है। क्षमता सुनवाई होगी। हम अभिभावकत्व प्राप्त करेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं। वह थोड़ा और करीब आया, अपनी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए। आपको नहीं पता कि आप क्या शुरू कर रहे हैं, बूढ़े आदमी। डेबोरा ने अपने सामान को कुशलता से समेटा। स्पष्ट रूप से दुश्मन परिस्थितियों की आदी थी। उसने बिना किसी औपचारिकता के बाहर निकल गई। दरवाजा उसके पीछे एक ठोस क्लिक के साथ बंद हो गया। शर्तें उचित हैं, मैंने चुप्पी में कहा। इस पड़ोस में किराए के लिए बाजार दर से नीचे हैं।
हम आपको किराया नहीं देंगे। प्रिया की आवाज टूट गई। तो आपको छोड़ना होगा। रोहन का जबड़ा कस गया। हम कहीं नहीं जा रहे। आपके पास 30 दिन हैं। उसके बाद निर्णय आपका नहीं होगा। मैं अपने कमरे की ओर बढ़ा, दरवाजा बंद किया, पलंग पर बैठा, थोड़ी देर तक स्थिर सांस ली। दीवारों के पार प्रिया की आवाज क्रोध में उठ रही थी। रोहन की गहरी गूंज में जवाब आ रहा था। कृति की ऊंची आवाज ने गाने में शामिल हो गई। मेरे पास और कदम उठाने थे। शहर के बैंक तक पहुंचने में 30 मिनट लगे। मैंने उनकी गैरेज में पार्क किया, लिफ्ट से ऊपर गया और एक प्रबंधक से पूछा, मार्कस, 30 के दशक का पेशेवर व्यवहार के साथ मुझे अपने कार्यालय में ले गया। मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूं श्रीदेवी? मैंने प्रिया के पुराने हस्ताक्षर कार्ड को उसके मेज पर रखा। मुझे उसे अपने सभी खातों से हटाना है। मार्कस ने अपने कंप्यूटर पर टाइप किया और चेहरे पर चिंता दिखाई। उसने हाल ही में खाते तक पहुंच नहीं बनाई, लेकिन पिछले सप्ताह 3 अप्रैल को एक प्रयास किया था। हमने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पास सही पहचान पत्र नहीं था, लेकिन उसने कहा कि वह आपके पक्ष में कार्य कर रही थी। मेरा जबड़ा कस गया। 3 अप्रैल, वही दिन जब मैं प्रिया से मिला था। प्रिया ने मेरे खाते को खाली करने की कोशिश की। जब मैं कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहा था, उसे पूरी तरह से हटा दो, नए पासवर्ड, नए सुरक्षा प्रश्न। मैं खाते को धोखाधड़ी के प्रयास के लिए भी फ्लैग कर दूंगा। मार्कस ने नोट्स बनाए। क्या आपको असफल पहुंच का दस्तावेज चाहिए? हां, सुरक्षा लॉग प्रिंट करें। उसने किया। मैंने इसे अपनी बढ़ती सबूतों की फोल्डर में जोड़ दिया। अगले दिन मैंने एंड्रयू मॉरिसन से मुलाकात की, जो एक संपत्ति विशेषज्ञ थे जिन्हें प्रिया ने सिफारिश की थी। उनका कार्यालय एक शांत इमारत की दूसरी मंजिल पर था, जो कैमलबैक पर्वत के निकट था। एंड्रयू ने मेरी मौजूदा वसीयत की समीक्षा की, जो प्रिया के लिए सब कुछ थी, 5 साल पहले की गई, और उसे एक तरफ रख दिया। नए दस्तावेज निकाले। क्या आप इन परिवर्तनों के प्रति निश्चित हैं? पूर्ण रूप से निश्चित। मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर प्रारंभिक की। 3 लाभार्थी, फीनिक्स बेघर संघ, मेमोरी रिसर्च फाउंडेशन और एरिजोना एडल्ट राइट्स एडवोकेसी सेंटर। ये संगठन दुनिया में वास्तव में अच्छा कर रहे थे। प्रिया को कुछ नहीं मिलेगा। एंड्रयू ने मेरे हस्ताक्षर का गवाह बना, अपना नोटरी सील लगाया, दस्तावेज को एक लिफाफे में सील किया और मुझे एक कॉपी दी। तुरंत प्रभावी, श्रीदेवी। धन्यवाद। घर वापस मैंने लिविंग रूम से बचा, जहां मेरा परिवार इकट्ठा था, प्रिया को फोन पर सुना। मुझे पता है कि मां का वकील मदद कर सकता है। मुझे सुमिता के पारिवारिक वकील के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे संदेह था कि जब वह स्थिति को समझेगा तो वह प्रिया का पक्ष नहीं लेगा। अगले कुछ दिनों में मैंने सब कुछ दस्तावेज किया। रोहन गलियों में मुझसे टकराते हुए। प्रिया मेरे मेल की जांच कर रही थी। मैंने कई टुकड़े खोले और फिर से मोड़े हुए पाए, जो रसोई के दराज में बर्तन के तौलिए के नीचे छुपाए गए थे, जिसमें प्रिया के पत्र के साथ विस्तृत कानूनी रणनीति थी। यह संघीय अपराध था, मेल में छेड़छाड़। मैंने उल्लंघन किए गए लिफाफों, छिपने के स्थान, सब कुछ की तस्वीरें लीं। 14 अप्रैल की शाम मैंने डिनर के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। रोहन मेरे दरवाजे के ठीक बाहर दीवार के खिलाफ खड़ा था। मुझे गुजारिश है। वह हिला नहीं। हमें इस किराए की बकवास के बारे में बात करनी है। कृपया हिलें। उसने थोड़ा सा हिला दिया। पर्याप्त नहीं। अगर मैं नहीं हिलता तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, उसने हंसते हुए कहा। किसके लिए? मैं तो एक हॉलवे में खड़ा हूं। अंततः वह हिला, लेकिन संदेश स्पष्ट था। हॉलवे का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी जानबूझकर खड़ी रहना, हिलने से इनकार करना, उसका धमकी भरा व्यवहार। उस रात उसने और भी बढ़ा दिया। मैं रसोई में चाय बना रही थी जब वो अंदर आया। बहुत करीब आकर मेरी निजी जगह में घुसने लगा। जब मैंने उसे पार करने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का दे दिया। इतना नहीं कि मैं गिर जाऊं, लेकिन इतना कि मैं काउंटर से टकरा गई। ध्यान रखो बुढ़े, तुम्हारी उम्र में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पीछे का कैमरा इसे बिल्कुल सही से कैद कर लिया। उसका हाथ मुझसे टकराया। मेरी शरीर की स्थिति बल के कारण बदल गई
और उसकी संतोषजनक मुस्कान। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने अपनी चाय अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अपने डेस्क पर मैंने सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संकलित किया। माइकल द्वारा मेरे दरवाजे को रोकने का वीडियो, धक्के का वीडियो, स्पष्ट हमले का वीडियो, रोका गया मेल, जेनिफर की पहुंच के प्रयास की बैंक सूचनाएं। मैंने एक फोल्डर बनाया, आपातकालीन निष्कासन के सबूत के साथ संगठित उपफोल्डर, और पैट्रिशिया को एक ईमेल लिखा जिसमें प्रत्येक उल्लंघन का विवरण दिया। पूरा फोल्डर अटैच किया। उसकी प्रतिक्रिया कुछ ही मिनटों में आई। मुझे तुरंत कॉल करो, यह सब कुछ बदल देता है। मैंने कॉल किया। उसने पहले ही रिंग पर जवाब दिया। विल्बर, धक्का असॉल्ट है। मेल में छेड़छाड़ संघीय है। बैंक धोखाधड़ी का प्रयास वृद्धों का शोषण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 30 दिन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। मैं घरेलू हिंसा और वित्तीय दुर्व्यवहार के आधार पर आपातकालीन निष्कासन के लिए आवेदन कर रहा हूं। कितनी जल्दी? कोर्ट की सुनवाई 2 हफ्ते में होगी। अपना सबूत ले आना। वे इसके बढ़ने के लिए पछताएंगे। 15 अप्रैल को मेरे बैंक से एक और सूचना मेरे इनबॉक्स में आई। जेनिफर ने मेरे खाते तक पहुंचने का दूसरा प्रयास किया, इस बार यह दावा करते हुए कि मैंने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। बैंक ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसे संभावित वृद्ध धोखाधड़ी के रूप में फ्लैग कर दिया। मैंने ईमेल पैट्रिशिया को फॉरवर्ड किया। विषय पंक्ति, बढ़ती स्थिति। संदेश का मुख्य भाग, एक शब्द और अधिक गोला बारूद। मैंने भेजने पर क्लिक किया, पुष्टि देखते हुए। धीरे धीरे लैपटॉप बंद किया। अपने कमरे के दरवाजे के माध्यम से जेनिफर और माइकल की आवाजें बहस में उठने लगीं। निश्चित रूप से अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। वे अभी भी विश्वास कर रहे थे कि उनके पास कुछ कार्ड हैं। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अगले सुबह मैं अपने रसोई में गई तो मैंने जेनिफर को एक अजनबी के साथ मेज पर बैठे देखा। एक आदमी सस्ते सूट में, ब्रीफकेस खोला हुआ, उसके सामने कागजात फैले हुए। जेनिफर की आंखें लाल थीं, उसकी मुट्ठी में टिश्यू चुराए हुए थे। उसने मेरी ओर देखा। डैड, ये मेरे वकील श्री कार्लसन हैं, हमें बात करनी है। रॉबर्ट कार्लसन खड़े हुए, हाथ बढ़ाया। मैंने हाथ मिलाया लेकिन खड़ा ही रहा। श्री डेविस, मैंने आपकी क्लाइंट पर जो किराएदारी का समझौता लागू किया है उसका अध्ययन किया है। उसने एक कुर्सी की ओर इशारा किया। मैंने बैठने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि बातचीत की गुंजाइश है। जेनिफर ने अपनी सीट से विनती करने वाले इशारे किए। कार्लसन ने उसकी ओर देखा, फिर मुझसे। सर, क्या मैं साफ साफ बात कर सकता हूं? उसने अनुमति का इंतजार नहीं किया। आप अपने अधिकारों के भीतर हैं। घर केवल आपके नाम पर है। किराएदारी की शर्तें उचित हैं, वास्तव में बाजार दर से कम हैं। मेरा कानूनी सलाह मेरी क्लाइंट के लिए है कि वह समझौते का पालन करे या स्थानांतरित हो जाए। जेनिफर का चेहरा टूट गया। यह सही नहीं हो सकता। उसे बताओ कि वह गलत है, डैड। वह गलत नहीं है। कार्लसन ने अपने ब्रीफकेस को एक निर्णायक आवाज के साथ बंद किया। मिस थॉम्पसन, आपके पिता इस संपत्ति के पूर्ण मालिक हैं। आप डीड पर नहीं हैं, न ही बंधक के इतिहास पर। केवल 3 वर्षों के बाद कोई प्रतिकूल कब्जा दावा नहीं होता। पारिवारिक संबंध संपत्ति के अधिकार नहीं बनाते। कानूनी रूप से आप एक इच्छानुसार किराएदार हैं और वह औपचारिक शर्तें स्थापित कर रहा है। लेकिन मैं उसकी बेटी हूं। मेरे पास अधिकार हैं, उसके संपत्ति पर नहीं। मुझे खेद है। कार्लसन खड़ा हुआ। श्री डेविस, अगर आप मुझे अनुमति दें। वह जल्दी से बाहर निकल गया। स्पष्ट रूप से जेनिफर की बढ़ती हताशा से दूरी बनाना चाहते थे। दरवाजा बंद होते ही जेनिफर मुझ पर भड़क गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यह कर रहे हो। मां को बहुत दुख होगा। आपकी मां ने मुझे एक पत्र छोड़ा। उसने मुझे आपके बारे में चेतावनी दी थी। जेनिफर ठहर गई। कौन सा पत्र? तुम झूठ बोल रहे हो। वह जानती थी कि तुम कौन हो। वह सब कुछ सही थी। उसकी आंसू अचानक रुक गए, जैसे एक स्विच बंद हो गया। उसकी आवाज कड़ी हो गई। तुम इसे लेकर पछताओगे। वह मेहमान कक्ष में चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने तुरंत उसे फोन पर सुना। उसकी आवाज शिकायत में ऊपर नीचे हो रही थी।
अगले दिनों में उसने एक व्यवस्थित अभियान शुरू किया। उसने मेरे बेडरूम के दरवाजे पर मध्याह्न में दस्तक दी, कमजोरी में बदल गई, टिश्यू पकड़कर, आंखों में आंसू भरकर। डैड, कृपया, मैं सो नहीं रही हूं। मुझे सीने में दर्द हो रहा है, तनाव मुझे मार रहा है। उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ अपनी तरफ रखा। मैंने मां के निधन के बाद आपके साथ रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने उसकी प्रदर्शन को तटस्थता से देखा। सुमिता का पत्र मुझे इस हेरफेर के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान कर चुका था। आपके पास 29 दिन शेष हैं। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सिसकियां और लकड़ी के माध्यम से भी नकली लग रही थीं। माइकल का तरीका अलग था, अधिक सीधा, अधिक भौतिक। अगली सुबह मैंने अपने बेडरूम से बाहर निकलने की कोशिश की। वह हॉलवे में था, दीवार के खिलाफ लीनिंग किया हुआ, सीधे मेरे दरवाजे के सामने। वह बिल्कुल उसे ब्लॉक नहीं कर रहा था, लेकिन इतना करीब कि मुझे उसके पास से गुजरना पड़ता। माफ कीजिए, वह हिला नहीं। हमें इस किराए के बकवास के बारे में बात करने की जरूरत है। कृपया हिलें। उसने अपना वजन बदल दिया। पर्याप्त नहीं कि रास्ता बन सके। अगर मैं नहीं हिलता तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। किस लिए? मैं तो एक हॉलवे में खड़ा हूं। उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। शौचालय का उपयोग करने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या यह अपराध है? उसने अंततः हिला दिया, लेकिन इससे पहले कि मुझे पास होने के लिए साइडवेज मुड़ना पड़ा। हॉलवे के कैमरे ने उसकी जानबूझकर स्थिति, उसके गणना की गई डराने को कैद कर लिया। उस दोपहर मैंने अपने मेल को फिर से रसोई के दराज में पाया। 3 दिनों का मेल, जिसमें पैट्रिशिया से एक और पत्र भी शामिल था, जो पहले से ही खोला हुआ था। मेरे हाथ कांपे जैसे मैंने उसे फोटोग्राफ किया। साक्ष्य, संघीय मेल छेड़छाड़। मैंने तुरंत तस्वीरें प्रिया को भेज दी। सामाजिक दबाव कृति की ओर से आया। उसने किराए के अनुबंध के लागू होने के बाद से नियमित रूप से पोस्ट करना शुरू कर दिया था। अपने अनुयायियों के लिए पीड़ित की कहानी गढ़ रही थी। मेरे पड़ोसी श्री चैन डाकघर के पास मुझसे मिले। रोहन, मैंने ऑनलाइन कुछ पोस्ट देखी। आपकी पोती ने कहा, क्या सब कुछ ठीक है? सब ठीक है अजय। उसने ऐसा कहा जैसे आपको कोई समस्या हो रही है। याददाश्त की समस्या शायद। मैं अपनी संपत्ति के लिए किराए की शर्तें तय कर रहा हूं। बस इतना ही। उसके चेहरे पर यकीन नहीं था। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो। वह जल्दी से चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। सड़क के पार श्रीमती पटरसन ने मुझे देखा, मुड़ी और बिना अपनी सामान्य लहर के अंदर चली गईं। कृति का अभियान सफल हो रहा था। पड़ोस मुझसे झूठी बातें कहकर दूर होता जा रहा था। 14 अप्रैल को रोहन ने अंतिम सीमा पार की। मैं रसोई में चाय बना रहा था। वह अंदर आया, बहुत करीब आ गया। जब मैंने उसके चारों ओर जाने की कोशिश की तो उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया। इतना नहीं कि मैं गिर जाऊं, लेकिन इतना कि मैं काउंटर पर पीछे की ओर लुढ़क जाऊं और मुझे खुद को किनारे पर थामना पड़ा। ध्यान रखो बूढ़े आदमी, आपकी उम्र में दुर्घटनाएं होती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, अपनी चाय ली और बाहर चला गया। मेरे पीछे प्रिया की आवाज। रोहन घर में नहीं, लेकिन कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया। उसका हाथ स्पष्ट संपर्क में था। मेरा शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसकी धमकी भरी आवाज। अपने बेडरूम में मैंने अपने लैपटॉप पर बैठकर साक्ष्य को व्यवस्थित करना शुरू किया। वीडियो क्लिप्स को तारीख और गंभीरता के अनुसार व्यवस्थित किया। छेड़े गए मेल की तस्वीरें, बैंक धोखाधड़ी की सूचनाओं के स्क्रीनशॉट, कृति के सोशल मीडिया पोस्ट का संग्रह। मैंने एक व्यापक समयरेखा दस्तावेज बनाया। प्रत्येक घटना को सहायक साक्ष्यों के साथ क्रॉस रेफरेंस किया। सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ दस्तावेजित, सब कुछ अदालत के लिए तैयार। मैंने पूरा पैकेज प्रिया को ईमेल किया। उसका उत्तर तुरंत आया, सही समय पर। आपातकालीन सुनवाई 2 मई को निर्धारित की गई है। 2 सप्ताह बाद। उन्हें नहीं पता कि उन पर क्या बीतने वाला है। उसी दिन मेरे बैंक से एक और सूचना आई। प्रिया ने फिर से मेरे खाते में प्रवेश करने का प्रयास किया, दावा करते हुए कि मैंने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। बैंक ने इसे अस्वीकार कर दिया, खाते को फ्लैग किया और सत्यापन के लिए मुझसे संपर्क किया। मैंने तुरंत उन्हें फोन किया।
धोखाधड़ी के प्रयास की पुष्टि की, पूर्ण दस्तावेजीकरण की मांग की। उन्होंने 1 घंटे के भीतर इसे भेजा। मैंने इसे प्रिय को एक शब्द के साथ संदेश में आगे बढ़ाया। अधिक गोला बारूद। उसका जवाब। यह वृद्ध वित्तीय शोषण का पाठ्यपुस्तक उदाहरण है। हमले और मेल छेड़छाड़ के साथ मिलकर हमारे पास एक मजबूत मामला है। उनके सामान को मानसिक रूप से पैक करना शुरू करें। वे खत्म हो गए हैं। मैं अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़ा था, पश्चिमी पहाड़ों की ओर सूरज को ढलते हुए देख रहा था। फीनिक्स नीचे अंबर रोशनी में फैला हुआ था। वह शहर जहां सुमिता और मैंने अपना जीवन एक साथ बनाया, जहां हमने प्रिया को बड़ा किया, यह घर खरीदा, काम किया और एक शांति भरे भविष्य की योजना बनाई थी। लिविंग रूम में मैं अपने परिवार को बहस करते सुन सकता था। प्रिया की आवाज चिंता में तेज, रोहन की रक्षा की गड़गड़ाहट, कृति को स्थानांतरित होने की शिकायत। वे अब भी सोचते थे कि वे जीत रहे हैं, अभी भी मानते थे कि उनके आंसू, धमकियां और सोशल मीडिया पोस्ट मुझे हार मानने के लिए मजबूर कर देंगी। उन्हें कोई नहीं पता था कि जाल पहले से ही उनके चारों ओर बंद हो चुका था। मैंने अपनी शर्ट के माध्यम से सुमिता की हार पहनकर महसूस किया, गर्म सोने को अपनी त्वचा के खिलाफ महसूस किया और अपने चेहरे पर सबसे छोटी मुस्कान को आने दिया। सुनवाई में 2 सप्ताह बाकी हैं। 14 दिन जब न्याय आएगा, मैं इंतजार कर सकता था। 2 सप्ताह बाद मैं एक अदालत में बैठा था, जज मार्गरेट स्टोन को अपने बेंच पर दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए देख रहा था। आपातकालीन सुनवाई आ गई थी। प्रिया मेरे पास बैठी थी, उसके सामने 2 कॉर्डियन फोल्डर थे। दूसरी ओर प्रिया कार्लसन और रोहन के साथ सिमटी हुई थी। तीनों मेरी ओर देखना नहीं चाह रहे थे। जज स्टोन ने ऊपर देखा। उनके कठोर ग्रे बालों के चारों ओर तेज आंखें थीं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अनगिनत पारिवारिक विवादों को देखा था। मैंने मिस मॉरिसन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा की है। वीडियो विशेष रूप से परेशान करने वाले हैं। कार्लसन ने खड़ा होकर कहा, आपका सम्मान, यह एक पारिवारिक विवाद है। भावनाएं गहराई में हैं। श्री कार्लसन, हमला हमला होता है, चाहे पारिवारिक संबंध हो या ना हो, और मेल छेड़छाड़ एक संघीय अपराध है। जज की आवाज उसकी दलील को काटती है। मैं एक अस्थायी रोकथाम आदेश जारी कर रही हूं। श्री थॉम्पसन को साझा निवास के भीतर श्री डेविस से कम 10 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। किसी भी उल्लंघन पर तुरंत गिरफ्तारी होगी। रोहन ने अनिच्छा से सिर हिलाया, जबड़े कसकर। पूर्ण निष्कासन सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित है। श्री डेविस के पास किराए की शर्तें तय करने या अपनी संपत्ति के खाली करने का अधिकार है। प्रिया ने हमें खड़े होकर निकटता से कहा, 2 महीने, लेकिन हम जीत रहे हैं। परिवार उस दोपहर घर लौटा। रोकथाम आदेश ने कुछ भी बुनियादी नहीं बदला। रोहन ने शारीरिक रूप से दूरी बनाए रखी, लेकिन दुश्मनी धुएं की तरह घनी बनी रही। उन्होंने एक 500 रुपये का भुगतान करने से इनकार कर दिया। प्रिया से हर संचार की अनदेखी की। वे मेरे घर में कब्जा कर रहे थे, यह सोचकर कि मैं हार मान लूंगा। मई के मध्य में मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जो प्रिया को भी हैरान कर दिया। मैं घर बेचना चाहता हूं। फोन पर चुप्पी। अजय, यह कट्टरपंथी है, लेकिन रणनीतिक रूप से ब्रिलियंट। उस संपत्ति को हटा दें जिसके लिए वे लड़ रहे हैं। बिल्कुल। उसने रॉबर्ट सांटोस की सिफारिश की, एक रियल एस्टेट एजेंट जो पेशेवर तरीके से कठिन स्थितियों को संभालता था। वह 20 मई को सुबह 10 बजे एक चमड़े के पोर्टफोलियो और डिजिटल कैमरा लेकर आया। श्री डेविस, चलिए देखते हैं कि हम किस पर काम कर रहे हैं। मैंने उसे दिखाया। उसने प्रत्येक कमरे की तस्वीरें खींची। परिवार के अवशेषों को किनारे पर रखकर लिविंग रूम, किचन पुराना लेकिन कार्यात्मक, बेडरूम दिखा रहे हैं कि कहां। उसने लेजर उपकरण से माप लिया, नोट्स बनाए। सुमिता एक टैबलेट पर कुछ देख रही थी। प्रिया ने दरवाजे से झांकते हुए, हाथों को क्रॉस करते हुए, शंकित निगाहों से उसे देखा, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाई। पिछवाड़े में रोहन बाट का माप ले रहा था। प्रिया बाहर आई। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? रोहन ने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया, मैं एक लाइसेंस प्राप्त रियल एस्टेट एजेंट हूं जो संपत्ति का मूल्यांकन कर रहा हूं।
वह मुझे आंगन में देखने लगी। उसका चेहरा रंगहीन हो गया। पापा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा। मैं घर बेच रहा हूं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह आगे बढ़ी, फिर रुक गई। उसे याद आया कि माइकल के खिलाफ एक हिरासत आदेश है, और यह सोचने लगी कि क्या यह उसे भी प्रभावित करेगा। यह घर हमारा है। मैं यहीं बड़ी हुई हूं। यह मेरा घर है, मेरे नाम पर है, मेरा फैसला। रोहन ने अपने माप पूरे किए, चुपचाप मुझे धन्यवाद कहा और प्रिया को यार्ड में खड़ा छोड़ दिया, जो सदमे में थी। अगले दिन उसने अपनी रिपोर्ट के साथ फोन किया। संपत्ति अच्छी स्थिति में है, कुछ सौंदर्यात्मक अद्यतन मदद करेंगे, लेकिन यह बेचा जा सकता है। मैं इसे 38,500,000 पर सूचीबद्ध करूंगा। आपको 2 हफ्तों के भीतर 27,500,000 से 28,500,000 के बीच ऑफर मिलेंगे। हम कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं? मैंने पूछा। कल इसे सूचीबद्ध करें। फीनिक्स के बाजार में आपको सप्ताहांत तक ऑफर मिल जाएंगे। करो। 1 हफ्ते बाद रोहन कंपनी की ट्रक और सहायक के साथ लौटा। उन्होंने सामने के यार्ड में एक बड़ा लाल और सफेद साइन लगाया, जो नजरअंदाज करना मुश्किल था। बिक्री के लिए बड़े अक्षरों में लिखा था, और रोहन का फोटो और फोन नंबर नीचे था। प्रिया ने लिविंग रूम की खिड़की से देखा। उसका चेहरा क्रोध और अविश्वास से भरा हुआ था। कुछ ही घंटों में लिस्टिंग ऑनलाइन लाइव हो गई। मेरा फोन एक नोटिफिकेशन से बज हुआ। आपकी संपत्ति अब MLS पर सक्रिय है। मैंने पैट्रिशिया को वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट। पहली दिखाने में 3 दिन बाद एक युवा जोड़ा, सारा और मार्कस चेन, जो अपने 30 के शुरुआती दौर में थे, ऑकवर्डली घर के अंदर आया। मैं अपने बेडरूम में पीछे हट गया, लेकिन उन्हें घर के अंदर चलते हुए सुन सकता था। प्रिया का परिवार वहीं बैठा, आक्रमणकारियों पर घूरते हुए। माइकल जानबूझकर सोफे पर फैल गया, जिससे उन्हें असहज महसूस हुआ। युवा महिला की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। क्या मौजूदा निवासी शामिल हैं? रोहन का कूटनीतिक उत्तर। संपत्ति समापन पर खाली होगी। शत्रुता के बावजूद वे रुचि रखते थे। रोहन ने मुझे उस शाम फोन किया। वे एक ऑफर दे रहे हैं, 38,300,000। पूछे गए मूल्य से 2,000 कम, लेकिन वे प्री अप्रूव्ड हैं और जल्दी समापन चाहते हैं। इसे स्वीकार करें। क्या आप सुनिश्चित हैं? क्या आप पूरे पूछे गए मूल्य के लिए काउंटर नहीं करना चाहते? गति $2,000 से अधिक महत्वपूर्ण है। इसे स्वीकार करें। इस बीच प्रिया ने एक बचाव बनाने के लिए निराशाजनक प्रयास किए। मैंने अपनी खिड़की से देखा जब उसने मिसेस पैटरसन के पास जाकर कहा, मिसेस पैटरसन, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पिता हमें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप गवाही दे सकती हैं कि मैं उनकी देखभाल कर रही हूं? मिसेस पैटरसन का असहज होना दूर से भी दिखाई दे रहा था। ओह प्रिया, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूं। आपने मुझे यहां देखा है। आप जानती हैं कि मैं उनकी देखभाल करती हूं। प्रिया, मैंने आपको और आपके परिवार को उनके घर में रहते देखा है। मैंने उनकी देखभाल करते हुए ज्यादा नहीं देखा। आप स्थिति को नहीं समझती। मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक समझती हूं। मिसेस पैटरसन जल्दी चली गई। प्रिया ने 2 और पड़ोसियों से संपर्क किया, लेकिन नतीजा वही रहा। कोई भी उस बात पर गवाही देने को तैयार नहीं था जिसे उन्होंने नहीं देखा। मई के अंत में मैंने रोहन से एक कैफे में मिलने का प्रबंध किया, ताकि स्वीकृति को अंतिम रूप दिया जा सके। उसने छोटे टेबल पर खरीद प्रस्ताव फैलाया। कई पृष्ठों के कानूनी दस्तावेजों में पीले रंग में हाइलाइटेड सिग्नेचर लाइनें थीं। यहां, यहां और यहां प्रारंभ करें, नीचे साइन करें। मैंने उसकी पेन उठाई, जो एक भारी चांदी का उपकरण था। मैंने ध्यान से 3 पृष्ठों पर प्रारंभ किया और स्वीकृति पृष्ठ पर अपना पूरा नाम लिखा, विल्बर डेविस। मेरा हस्ताक्षर दृढ़ और बिना किसी हिचकिचाहट के था। रोहन ने एजेंट के रूप में काउंटर साइन किया और दस्तावेजों को अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। मैं आज इसे उनके एजेंट को भेज दूंगा। समापन 15 अगस्त के लिए निर्धारित है। हमने हाथ मिलाया। जब मैं चमकीले जून की धूप में बाहर निकला तो मेरा फोन बज हुआ। पैट्रिशिया का एक टेक्स्ट, 2 जुलाई 3 हफ्ते दूर है, क्या आप तैयार हैं? मैंने एक शब्द टाइप किया।
हाँ, मैं 2 जुलाई को सुबह से पहले जागा, उस काले सूट में जिसे मैंने सुमिता के अंतिम संस्कार में 3 साल पहले पहना था। दर्पण में अपनी टाई ठीक की, अपनी उम्र बढ़ी हुई, कठिन दिखती हुई चेहरा देखा। मैंने अपनी शर्ट के नीचे गहने को छुआ, कपड़े के माध्यम से गर्म सोने को महसूस किया। आज का दिन था। पैट्रिशिया मुझसे अदालत के कॉरिडोर में सुबह 9 बजे मिली। उसने एक तेज बिजनेस सूट पहन रखा था, उसी एनकार्डन फोल्डर को पकड़े हुए, अब और भी मोटा, सबूत के साथ। हमारे पास सब कुछ है, उसने कहा। वीडियो सबूत, वित्तीय रिकॉर्ड, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, पड़ोसियों से गवाही। प्रिया कुछ समय बाद कार्लसन, माइकल और कृति के साथ पहुंची। हम कॉरिडोर के विपरीत पक्षों पर बैठे, बिना कुछ कहे। चुप्पी उपायुक्त लग रही थी। सुबह 10 बजे हम अदालत में दाखिल हुए। जज स्टोन ने अपनी बेंच पर बैठकर कुछ कागजात का संक्षिप्त अवलोकन किया। मिस मॉरिसन, आप आगे बढ़ सकती हैं, पैट्रिशिया ने पोडियम पर खड़े होकर कहा। एक स्क्रीन वीडियो प्रस्तुति के लिए सेटअप किया गया था। उसने उस क्लिप को चलाया जिसमें माइकल ने मुझे काउंटर पर धकेल दिया था। जज ने आगे झुककर ध्यान से देखा। यह 14 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था, जिस दिन हमने आपातकालीन राहत के लिए फाइल की थी। उसने वित्तीय स्प्रेडशीट पर स्विच किया। ये दस्तावेजित आरण हैं जो कुल 18,500 के हैं। 3 वर्षों में 1 रुपए की भी पुनर्भुगतान नहीं हुआ। फिर मेरे मेडिकल रिकॉर्ड आए। रक्तचाप 162 ऊपर 95। दस्तावेजित तनाव से संबंधित लक्षण। चिकित्सक के नोट बताते हैं कि मरीज ने शत्रुतापूर्ण घरेलू वातावरण की शिकायत की। प्रत्येक टुकड़ा एक अविश्वसनीय कथा का निर्माण कर रहा था। जब पैट्रिशिया ने खत्म किया तो कार्लसन खड़ा हुआ और सुमिता को मानवता में लाने की कोशिश की। आपका सम्मान, मेरी मुवक्किल अपने बचपन के घर में रह रही है, वहां एक समझ है। जज शर्मा ने बीच में ही बात काट दी। क्या इस समझौते को स्थापित करने के लिए कोई लिखित सहमति थी? नहीं, लेकिन संपत्ति के कब्जे के लिए मौखिक सहमतियों को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। श्री दवे ने किराए की सहमति के साथ ऐसा करने की कोशिश की। आपकी मुवक्किल ने मना कर दिया। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। मुझे काफी सुन चुकी हूं। अदालत में सन्नाटा छा गया। मैंने सभी प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा की है। वित्तीय शोषण स्पष्ट और दस्तावेजीकृत है। वीडियो साक्ष्य डराने, धमकाने और परेशान करने के पैटर्न को दर्शाता है। जज शर्मा ने सीधे प्रिया की ओर देखा। मिस थॉम्सन, आपको उचित किराए की शर्तें दी गई थीं। आपने मना कर दिया। आपको स्वेच्छा से बाहर जाने के कई मौके दिए गए। आपने मना कर दिया। प्रिया ने मेज के किनारे को मजबूती से पकड़ा। मैं निष्कासन की अनुमति दे रहा हूं। आपके पास 30 दिन हैं, ये 1 अगस्त तक। यदि आप तब तक नहीं गईं, तो पुलिस आदेश को लागू करेगी। प्रिया रोने लगी। रोहन ने आगे की ओर गहरी नजरें गड़ाई, स्तब्ध। कृति ने अपना फोन निकालने की कोशिश की, इससे पहले कि चौकीदार ने गंभीरता से खांसी ली। अदालत के बाहर प्रिया मेरे पास आई। उसका चेहरा लाल था, मस्कारा फैल गया था। पापा, कृपया ऐसा मत करो। हम बदलेंगे, हम किराया देंगे। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें कहां जाना है? यह अब मेरी समस्या नहीं है। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? हम आपके परिवार हैं। मैंने उसे देखा, सच में देखा। उसके चेहरे में सुमिता की पहचान देखी, लेकिन सुमिता की गर्मजोशी नहीं। आपकी मां के जाने के बाद आपके पास 3 साल थे, परिवार की तरह रहने के लिए। आपने परजीवी की तरह रहने का चुनाव किया। वह जैसे मुझे थप्पड़ मारा गया हो। चौंकी। पत्रिका ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। विल्बर, हमें चलना चाहिए। बिक्री अपनी गति से आगे बढ़ी। जुलाई के मध्य में एक घर निरीक्षक सारा और मार्कस चेन के साथ आया। प्रिया के बॉक्स पहले से ही कोनों में रखे हुए थे। विदाई का सच सामने आ रहा था। निरीक्षक ने इलेक्ट्रिकल पैनल, प्लम्बिंग, फाउंडेशन की जांच की। पानी का हीटर पुराना है। छत में शायद 5 साल बाकी हैं। कुछ भी गंभीर नहीं। सारा ने मुझसे धीरे से पूछा, क्या आप यहां लंबे समय से रह रहे हैं? 40 साल। मैंने खुद से अधिकांश डेक बनाया है। मार्कस ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक अच्छा घर है, मजबूत। इसे एक ऐसे परिवार की जरूरत है जो इसकी सराहना करेगा। सारा ने समझ लिया कि मैं क्या नहीं कह रहा था। हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, यही मेरी एक ही मांग है।
19 जुलाई, डेडलाइन से एक दिन पहले, एक किराए का ट्रक ड्राइववे में आया। मैं अपने बेडरूम में रहा, दरवाजा बंद, विदाई की आवाजें सुनते हुए, फर्नीचर के फर्श पर खिसकने, बॉक्सों के खड़खड़ाने, प्रिया की तेज आवाज में आदेश देते हुए। कृति भारी उठाने की शिकायत कर रही थी। पड़ोसियों ने अपनी बागों से देखा परिवार के बाहर जाने का दृश्य। मेरे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैंने खोला। प्रिया वहां थकी हुई, हार गई, पसीने और धूल में लिपटी हुई खड़ी थी। क्या अब आप खुश हैं? आपको जो चाहिए था वह मिल गया। मुझे यह नहीं चाहिए था। आपने इसे मजबूर किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं। मुझे सुमिता की स्वीकृति मिली है। यही काफी है। उसका चेहरा कठोर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। उसने मुड़कर देखा। कुछ मिनटों बाद ट्रक का इंजन गरज उठा। मैंने अपनी खिड़की से देखा। जब ये ड्राइववे से बाहर निकला, शायद अपनी बेटी को आखिरी बार ले जा रहा था। घर तुरंत अलग महसूस हुआ, हल्का। हवा अधिक स्वतंत्रता से बहने लगी। मैंने खाली कमरों में चलते हुए शाम की रोशनी को खिड़कियों से गुजरते देखा। हर कदम की गूंज सुनाई दी। लिविंग रूम में फर्श पर गहरे खरोंच थे जहां सोफे को खींचा गया था। मास्टर बेडरूम की दीवार में मुट्ठी के आकार का छिद्र था। रोहन का गुस्सा अपनी निशानी छोड़ गया। किचन काउंटर पर दाग थे। एक कैबिनेट का दरवाजा टेढ़ा लटका था। मैंने अपने फोन से सब कुछ फोटो खींचा, चुपचाप बताते हुए। 19 जुलाई, शाम 6 बजे। निवासियों के जाने के बाद की स्थिति का दस्तावेजीकरण। मैं उन्हें नुकसान के लिए नहीं खोजने की योजना बना रहा था। मैंने पहले ही जीत हासिल कर ली थी, लेकिन दस्तावेजीकरण आवश्यक लग रहा था, यह साबित करने के लिए कि वे वास्तव में कौन थे। लिविंग रूम के केंद्र में खड़े होकर मैंने अपने फोन में बर्बादी के निशान दिखाए। खोखली दीवारें, दागदार फर्श, टूटे हुए फिक्सचर। इन छवियों को देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे वैधता का अनुभव हुआ। सुमिता हर चीज के बारे में सही थी। उसका पत्र मुझे इस क्षण के लिए तैयार कर चुका था, इन लोगों के लिए जिनके चेहरे परिचित थे, लेकिन प्रेम से खाली थे। सामने की खिड़की से बिकी हुई का बोर्ड यार्ड में खड़ा था, जिसके ऊपर लाल बिक गया लिखा था। बंद होने में 4 सप्ताह, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने में 4 सप्ताह। मैंने एक बार फिर हार के हार को छुआ, फिर अपने कमरे में जाकर अपने पैकिंग की तैयारी की। शांति असाधारण थी। 3 वर्षों के हंगामे, आवाजों, मांगों और दुश्मनी के बाद यह मौन एक उपहार की तरह लगा। मैं स्वतंत्र था। परिवार के जाने के 3 दिन बाद मैं खाली घर में अपने लैपटॉप पर बैठा स्कॉट्सडेल में रियल एस्टेट लिस्टिंग देख रहा था। शांति चारों ओर गूंज रही थी। कदमों की आवाजें, सांस लेना, कीबोर्ड की खटखट सभी अनुपस्थिति द्वारा बढ़ा दी गई थी। मेरे पैक किए हुए बॉक्स दीवारों के साथ थे। एक जीवन को कार्डबोर्ड में समेटा गया था। मैंने विशिष्ट खोज मापदंड सेट किए। 2 बेडरूम वाला कॉन्डो या अपार्टमेंट, सुरक्षित पड़ोस, 200,000 के नीचे, 66 साल की उम्र में पूरी तरह से अपने शर्तों पर फिर से शुरू करना। पहली संपत्ति जो मैंने देखी वह गलत लगी। बहुत आधुनिक, सभी कांच और स्टील, कोई गर्माहट नहीं। दूसरी जमीन के स्तर पर थी, जिसने मुझे असहज किया क्योंकि मैंने अपने घर में कई वर्षों तक असुरक्षित महसूस किया। फिर रियल्टार ने मुझे एक दूसरे मंजिल के अपार्टमेंट में दिखाया जो एक शांत स्कॉट्सडेल कॉम्प्लेक्स में था। यह 55 साल और उससे अधिक के लिए एक समुदाय है, बहुत शांत, बहुत सुरक्षित। मैंने बालकनी पर कदम रखा। पहाड़ी के दृश्य, दोपहर की हवा, मेरी उम्र के अन्य निवासी, नीचे कुत्ते घुमाते हुए। कॉम्प्लेक्स में एक सुरक्षा गेट, कैमरे, एक सामुदायिक कक्ष था जिसका मैं शायद कभी उपयोग नहीं करूंगा। क्या हम आज एक प्रस्ताव रख सकते हैं? उसने आश्चर्यचकित होकर देखा। बेशक। आप क्या चाहते हैं? क्या सोच रहे हो? पूरी कीमत, नकद, बिना किसी शर्त के। अगस्त की शुरुआत तक खरीदारी पूरी हो गई। 36,000 नहीं। मैंने सुमिता के छिपे हुए पैसे और घर की बिक्री का एक हिस्सा इस्तेमाल किया। कोई बंधक नहीं। इस आजादी का एहसास अद्भुत था। मैंने दूसरे बेडरूम को कार्यशाला में बदलने में 1 हफ्ता बिताया। पावर टूल्स को फैक्ट्री प्लास्टिक में लिपटा हुआ खोला। मैंने पिछले सालों में अपने पुराने उपकरण बेच दिए थे जब
प्रिया की जरूरतों ने मेरा समय और स्थान पूरी तरह से ले लिया था। अब मैंने एक वर्क बेंच स्थापित किया, उपकरणों के लिए पेगबोर्ड लगाया और व्यवस्थित तरीके से स्टोरेज बिन्स को रखा। जब मैंने टेबल 100 का परीक्षण किया तो वह गहरा संतोषजनक था, फेमिलियर। मैंने अपनी पहली लकड़ी की खरीद के लिए ओक का चयन किया और सुमिता की हार के लिए एक शैडो बॉक्स के लिए टुकड़े काटना शुरू किया। लकड़ी का चूरा हवा में फैल गया। सालों में पहली बार मैं कुछ बना रहा था, न कि किसी और की अराजकता का प्रबंधन कर रहा था। 15 अगस्त आया, बंद होने का दिन। मैं शीर्षक कंपनी में सारा और मार्कस चेन से मिला। साधारण कार्यालय, बेज दीवारें, दस्तावेजों का ढेर। हम एक कॉन्फ्रेंस टेबल के पार बैठे। शीर्षक अधिकारी ने प्रत्येक दस्तावेज की व्याख्या की। मैंने पन्ना दर पन्ना साइन किया। मेरी सिग्नेचर दशकों के इंजीनियरिंग अनुबंधों से स्वचालित थी। सारा ने टेबल पर एक लिफाफा खिसकाया। हमने आपके लिए एक पत्र लिखा है बात के लिए। मैंने इसे स्वीकार किया, अपनी जैकेट में रख लिया। मार्कस ने शेष प्रोसीड्स के लिए एक चेक सौंपा। शीर्षक अधिकारी ने चेन को घर की चाबियां दी। सारा की आंखें चमक रही थीं। आपके घर पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। अब इसे अपना बनाएं, यही इसे चाहिए। मैं केवल तस्वीरों का एक डिब्बा और सुमिता की हार लेकर बाहर निकला। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे अपने नए अपार्टमेंट में चला गया। अपने न्यूनतम सामान को खोला। उस शाम मैं अपने नए सोफे पर बैठा, उस शांत जगह में जो पूरी तरह से मेरी थी। मैंने सारा का लिफाफा खोला, उनका पत्र पढ़ा। हम चाहते हैं कि आप जानें कि हम आपके द्वारा किए गए बलिदान को समझते हैं। हम इसे प्रेम और हंसी से भर देंगे। आपने हमें केवल एक घर नहीं दिया, आपने हमें एक भविष्य दिया। मैंने इसे सावधानी से मोड़ा, अपने डेस्क की दराज में रख दिया। सुमिता के पत्र के बगल में 2 अलग अलग स्रोतों से आशा के 2 संदेश। इस बीच मैंने एक अलग संस्था में एक नया बैंक खाता खोला। सभी खरीद और खर्च के बाद लगभग 210,000 डॉलर ट्रांसफर किए। उपयोगिताओं एचओए शुल्क के लिए स्वचालित भुगतान सेट किए। सब कुछ उसी सटीकता के साथ व्यवस्थित किया जो मैंने कभी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में लागू की थी। सालों में पहली बार मैंने बिना किसी चिंता के अपने खातों की समीक्षा की, बिना यह सोचें कि प्रिया ने क्या लिया या रोहन ने क्या उधार लिया। उसने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। मैंने अपने स्क्रीन पर उसका नाम देखा, उसे वॉइसमेल पर जाने दिया। सुना नहीं, एक और कॉल, एक और। मैंने अपनी सेटिंग्स खोली, संपर्क ब्लॉक करने के लिए स्क्रॉल किया, पुष्टि की। एक अलग नंबर से एक संदेश, रोहन का। तुम हमें कर्जदार हो, हम परिवार हैं। ब्लॉक। कृति के नंबर से एक और, दादा कृपया उत्तर दें। ब्लॉक। मैंने अगले दिन अपना नंबर बदल दिया। इसे केवल पैट्रिशिया, मेरी डॉक्टर और कॉम्प्लेक्स सुरक्षा कार्यालय को दिया। अगस्त के अंत में मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पीप होल से देखा। प्रिया वहां थकी हुई, निराश दिखाई दी। पिताजी, मैं जानती हूं आप अंदर हैं। कृपया, हमें बात करनी है। हमने गलतियां की हैं, लेकिन हम परिवार हैं। मैंने चुपचाप पीछे हटकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आवाज दरवाजे के माध्यम से मफल हो गई। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम वहन नहीं कर सकते, कृपया। पिताजी। और दस्तक। एक दरवाजा गलियारे में खोला गया। एक पुरुष की आवाज, मैडम, अगर आप नहीं गई तो मैं सुरक्षा को बुला रहा हूं। प्रिया, यह मेरे पिता हैं। वह उत्तर नहीं दे रहे। आपको जाना चाहिए। कदम पीछे हट गए। अंततः सन्नाटा। मुझे कोई अपराध बोध नहीं हुआ। मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा था। उस शाम मैं अपनी कार्यशाला में खड़ा था, शैडो बॉक्स पर काम कर रहा था। ओक के साथ डोवेटेल जोड़ों की आवश्यकता थी, जो सटीकता और धैर्य की मांग करता था। मैंने लकड़ी का गोंद सावधानी से लगाया, टुकड़ों को एक साथ फिट किया, उन्हें सुखाने के लिए क्लैंप किया। जब यह पूरा हुआ, मैंने सुमिता की हार को अंदर लगाया, इसे अपने लिविंग रूम की दीवार पर एक सम्मानित स्थान पर लटका दिया। सोने ने लैंप की रोशनी को पकड़ लिया, धीरे धीरे चमक रहा था। मैंने अपनी खिड़की की ओर बढ़ा, स्कॉट्सडेल पहाड़ों की ओर देखा, जो नारंगी आकाश के खिलाफ अंधेरा हो रहा था। कल 28 अगस्त था। सुमिता की याद में 3 साल। मेरे पास उस सालगिरह के लिए योजनाएं थीं।
अच्छी योजनाएं, शांत योजनाएं। सुमिता की सालगिरह से 2 दिन पहले मैं पैट्रिशिया मॉरिसन के कार्यालय में अंतिम बार बैठा। उन्होंने अपने डेस्क पर एक दस्तावेज खिसकाया। मेरा नया अंतिम वसीयतनामा। यह आधिकारिक है। सब कुछ 3 चैरिटीज को जाएगा जैसे आपने निर्दिष्ट किया। आपकी बेटी को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, यह बताते हुए कि उसने आपके जीवन काल में जो भी उचित हिस्सा माना वह पहले ही प्राप्त कर लिया है। मैंने संबंधित खंड को धीरे से पढ़ा। मेरी बेटी प्रिया डेविस थॉम्पसन। मैं कुछ नहीं छोड़ता क्योंकि उसने पहले ही अपने जीवन काल के दौरान पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त की है और उसने अपने कार्यों के माध्यम से दिखाया है कि वह मेरे संपत्तियों को हमारे रिश्ते से अधिक महत्व देती है। मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए, 3 कॉपियों पर। पैट्रिशिया और उनकी सहायक ने गवाह के रूप में नोटरी सील लगाई। आप सुरक्षित हैं। पैट्रिशिया ने मुझे एक अन्य दस्तावेज दिखाया। सारा पटेल, वृद्ध, विशेषज्ञ से एक चिकित्सा रिपोर्ट। प्रिया ने अभिभावक बनने के लिए याचिका दायर करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि आप अपने मामलों को प्रबंधित करने के लिए मानसिक रूप से असक्षम हैं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने एक व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की। परिणाम: संज्ञानात्मक रूप से तेज, शारीरिक रूप से स्वस्थ, पूरी तरह से सक्षम। उनकी याचिका तुरंत खारिज कर दी गई। मैंने राहत महसूस की, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ। मैं हमेशा जानता था कि मैं ठीक हूं। प्रिया ही थी जो टूटी हुई थी। पैट्रिशिया ने मुझे एक और पत्र दिया। यह कल कार्लसन से आया था। परिवार के संबंधों को सुधारने के लिए मध्यस्थता की मांग की। मैंने इसे एक बार पढ़ा। डेस्परेशन स्पष्ट थी। प्रिया को पैसे की जरूरत थी। उसने सोचा कि सुलह किसी विरासत की संभावना को जन्म दे सकती है। नहीं, मैंने कहा, बस मैं एक जवाब तैयार करूंगा जिसमें मना कर दूंगा। मामला यहीं खत्म होता है। धन्यवाद प्रिया, सब कुछ के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरा सौभाग्य था रोहन, आपको न्याय मिलना चाहिए। 28 अगस्त आया। सुमिता के निधन के ठीक 3 साल हो गए। मैं अपने नए अपार्टमेंट में सुबह से पहले जाग गया। अपनी छोटी रसोई में कॉफी बनाई। यह परिचित प्रक्रिया सही लग रही थी। मैंने सुमिता का हार सावधानी से छाया बॉक्स से निकाला, इसे अपने हाथ में पकड़ा। धातु ठंडी थी। दिल के आकार का लॉकेट बिल्कुल सही। मैंने इसे खोला। वहां छोटी जगह जहां उसका नोट छिपा था अब खाली थी, लेकिन मैं हर शब्द को याद करता था। मैंने अपनी कुर्सी में बैठकर हार एक हाथ में और उसके पत्र को अपनी डेस्क की दराज से दूसरे हाथ में पकड़ लिया। फिर से पढ़ा। मजबूत रहो, अपने लिए जियो। मैंने किया। सुमिता, मैंने शांत कमरे में फुसफुसाया। मैं स्वतंत्र हूं। आंसू आए, दुख से नहीं बल्कि मुक्ति से। उसने मुझे मृत्यु के बाद भी बचाया, मुझे यह चुनने की अनुमति दी कि मैं अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा खुद को चुनूं। आप हर चीज के बारे में सही थी। मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैंने हार को दीवार पर उसके मान की जगह पर वापस रखा, जहां यह सुबह की रोशनी में चमक रहा था। उस दोपहर मैंने चौराहा पर एक कैफे में रोहन से मुलाकात की, जो मेरे इंजीनियरिंग के दिनों का एक पुराना दोस्त था, जिसे मैंने प्रिया के परिवार के कारण खो दिया था। वह पहले से वहां था। उसके बाल सफेद, गर्म मुस्कान। हमने हाथ मिलाया, जो एक संक्षिप्त गले मिलने में बदल गया। मैंने आपको कई बार फोन करने की कोशिश की, रोहन ने कहा जब हम अपनी कॉफी के साथ बैठे। हमेशा वॉइसमेल पर जाता था। मैं व्यस्त था। मेरी बेटी और उसका परिवार सुमिता के निधन के बाद मेरे पास आ गए थे। उसके चेहरे पर समझ का भाव आया। ऐसा व्यस्त। हम 2 घंटे तक सुमिता, अतीत के, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और रोहन के पोते पोतियों के बारे में बात करते रहे। अंततः मैंने कहा, मैं अब अपनी पसंद से अकेला रह रहा हूं। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए अच्छा है रोहन। पहले यह जीना नहीं था। नहीं, लेकिन अब है। अगले गुरुवार को शतरंज कैसा? हारने के लिए तैयार हो जाओ। आप पर। यह जो वर्षों में मेरे द्वारा अपने लिए बनाई गई पहली सामाजिक गतिविधि थी। उस शाम मैं अपने कार्यशाला में एक ऑक बॉक्स पर काम कर रहा था, जिसमें डुवेटेल जोड़ों की आवश्यकता थी, जो सटीकता और धैर्य मांगता था। मैंने सुमिता के हार के लिए छाया बॉक्स बनाया था।
यह बॉक्स अब भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं था। शायद मैं इसे रोहन को दूंगा, शायद इसे अपने छोटे खजानों के लिए रखूंगा। यह मायने नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह यह था कि मैं इसे अपने हाथों से, अपने समय में, अपनी वजहों से बना रहा था। मैंने अंतिम जोड़ों पर गोंद लगाया, टुकड़ों को सावधानी से फिट किया, चिकनी लकड़ी पर हाथ चलाया, अनाज को महसूस किया। संतोष गहरा था। जैसे ही मैं काम कर रहा था, मैंने यात्रा के बारे में सोचा। हार में छिपा सुमिता का पत्र, उसकी बचत की खोज, कानूनी लड़ाई, प्रिया की विशेषज्ञता, घर की बिक्री, यह नया प्रारंभ। मुझे विजयी नहीं लगा। मैं संतुलित महसूस कर रहा था। मैंने अपने औजारों को व्यवस्थित रूप से साफ किया, लकड़ी के कणों को स्वीप किया और प्रकाश में पूरा बॉक्स देखा। जोड़े एकदम सही थे। मैंने इसे कार्यशाला की मेज पर रखा, अपने काम से संतुष्ट। कार्यशाला की रोशनी बंद की और अपने लिविंग रूम में चला गया। सुमिता का हार शाम की रोशनी में हल्के से चमक रहा था। सोने ने सूरज की अंतिम किरणों को पकड़ा, दीवार पर छोटे प्रतिबिंब फेंकते हुए, जैसे तारे, जैसे वादे। मैं खिड़की तक गया, स्कॉट्सडेल के पहाड़ों की ओर देखा, जो नारंगी आसमान के खिलाफ अंधेरे में ढल रहे थे। मेरा फोन काउंटर पर चुप था। मेरा नंबर, मेरे संपर्क, मेरा नियंत्रण। कल मैं रोहन से शतरंज खेलने मिलने वाला हूं। अगले हफ्ते मैं अपनी कार्यशाला में एक और प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। उसके बाद के महीने में कौन जानता है। भविष्य अनलिखित था और वर्षों में पहली बार यह डर के बजाय स्वतंत्रता जैसा महसूस हुआ। मैंने अपनी शर्ट को छुआ, जहां हार पहले मेरे सीने के खिलाफ रहा करता था, यह अब दीवार पर था, दिखाई दे रहा था, सम्मानित। लेकिन अब कवच नहीं। मुझे अब कवच की जरूरत नहीं थी। मैंने एक सच्ची शांत मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपने लिए रात का खाना बनाने के लिए रसोई की ओर मुड़ गया। बिल्कुल पर्याप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में साझा करें। अगले कहानी को सुनने के लिए बाएं बॉक्स पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद।